10 में से 7 इंडियंस को गट की प्रॉब्लम है। 40% इंडियंस को है। अब आपने पानी पूरी खाई, उसने हाथ भी नहीं धोए थे, नेल्स में उसकी पॉटी के कण थे, उसने वो पानी के अंदर डाला और स्वाद बहुत आ रहा है, आपने खा लिया। 3 times gold medalist, director and head of gastroenterology, ICIC Hospital, Delhi's top gut specialist with over 10 years of experience, presenting Dr. Shubham Vatsya. जंक फूड और स्ट्रेस अब हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं और ये सब लिंक करता है सीधा हमारे गट से। इम्यूनिटी से लेकर स्किन के एक्ने तक। आज के इस एपिसोड में आप अपने गट को सिर्फ सुनने नहीं बल्कि गहराई से समझने भी वाले हैं। 70% जो इम्यून सिस्टम होता है वो गट में होता है। आपकी गट बैक्टीरिया ही इम्यूनिटी का बहुत बड़ा पार्ट है। आप शराब पी रहे हो, आप गंदा खाना खा रहे हो, सबसे पहले कौन उसे टैकल कर रहा है? आपकी गट। वैक्सीन के बाद फीवर आता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो फीवर नहीं आएगा। मतलब किसी को अगर बुखार हो रहा है मतलब इम्यूनिटी सही है। यस। नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर क्या हो सकते हैं? लेमन, आंवला, बट अश्वगंधा, मुलेठी एक स्कैम है। सब पर पीछे इतने लोग खाते रहे हैं, वो तो बिल्कुल ठीक रहे हैं। किम कार्दाशियन स्टेम सेल थेरेपी लेते हैं, एजिंग को रिवर्स कर सकते। स्टेम सेल पूरा इंसान बन सकता है। ये ब्रायन जॉनसन बोल तो रहा है, ही स्पेंडिंग अबाउट $2 million ईयरली। दिन में 100 पिल्स लेता है, जीन थेरेपी कराता है, रेड लाइट थेरेपी लेता है और ब्लड टेस्टिंग लेता है। हमने इतनी हेल्थ को आगे बढ़ा दिया कि हम मौत पे कब्जा चाहते हैं। जो चाय से बहुत एडिक्टेड होते हैं उनको सीबो की प्रॉब्लम होती है। अगर कोई पेशेंट रात को उठ के 3 बजे इमरजेंसी जा रहा है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। पेट खराब रहता है, चाय की गलती है कॉफी की। ब्लैक कॉफी इज द ओनली सब्सटेंस व्हिच कैन डिसॉल्व फैट फ्रॉम योर लिवर। जैसे जिसको ब्लोटिंग हो रही है, तो इनमें से क्या वजह होंगी जिसकी वजह से ब्लोटिंग हो रही है? पल्सेस से हो सकती है। अपनी दाल में और प्रोटीन सोर्स में जो भी सोर्स है उस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पनीर और सोया, इससे मैन बूब्स नहीं होते तो नॉन वेज है। पनीर नहीं, अगर अंडा वेज है तो ये वेज है, और अंडा अगर नॉन वेज है तो नॉन वेज है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है ज्यादातर इंडियंस में? लोटा लेके खेत में जाके पॉटी करने से वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट तक जो जर्नी है उसमें आप इंडियन स्टाइल बैठना ही तो लूज कर गए। 3 ऐसे फूड कॉम्बिनेशन जो आपको आज ही शुरू कर देनी चाहिए साथ में लेने, आपकी गट आपको थैंक यू बोलेगी। सबसे पहला, मैंने तो काफी तगड़े पॉडकास्टर्स भी कर लिए, मतलब रणवीर अलाहाबादिया भी कर लिया, वो भी नहीं पहुंचा बेचारा यहाँ तक। द काइंड ऑफ लेवल यू हैव गॉन टू एंड हूएवर दिस पर्सन इज हु हैज डन द कंटेंट रिसर्च, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। नमस्ते, कैसे हो? मुझे पता है आपको हमारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट बहुत अच्छे लगते हैं, पर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अंदर से भी मुझे हेल्दी रखना है और बाहर से भी हेल्दी रखना है। नाउ एक रिपोर्ट बताती है कि 70% ऑफ इंडियंस आर रिपोर्टिंग डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट्स। जो कोर प्रॉब्लम है ना, वो हमारा गट है। तो आज के पॉडकास्ट में सबसे पहले हम बहुत ही गहराई से गट को समझेंगे। बीइंग अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट, मुझे पहली बार एक मेडिकल टॉपिक में इतना इंटरेस्ट आया, बिकॉज जो गट है ना, इट इज लिंक टू आवर ब्रेन एज वेल। तो जो भी आप डिसीजंस भी ले रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके गट से लिंक्ड है। तो गट को ठीक रखना बहुत जरूरी है। आज का पॉडकास्ट हमने काफी एक्सपीरियंशियल बनाया है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एवर हमने अपने पॉडकास्ट को एक किचन में बदल दिया सिर्फ आपके लिए। फूड कॉम्बिनेशंस क्या हम यूज कर सकते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स क्या हो सकते हैं, घर की जो दाल है, पनीर है, किस चीज से क्या प्रॉब्लम आती है और आपको अपनी लाइफ में क्या चीजें आज ही शुरू करनी चाहिए फॉर अ हेल्दी लाइफ। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए, इसलिए आई वांट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और उसके बदले आई प्रॉमिस टू ब्रिंग मोर सच इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट। और साथ ही वी बीन रनिंग एन एनजीओ फॉर द लास्ट 10 years फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इन दिल्ली। सो आपके सब्सक्राइब करने से आप ऐसा सिर्फ नॉलेजेबल कंटेंट नहीं ले रहे बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। आप सर रेडी हैं? हमारे एक स्पेशल राउंड है। हमने पहली बार एक पॉडकास्ट में इतना सारा खाना रखा है और शायद इंटरनेट में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। आर यू एक्साइटेड? वेरी वेरी एक्साइटेड। आपको भूख तो नहीं लग रही देखते हुए? नहीं। सो पहला हमारा जो राउंड है, हमने एक आपके सामने बहुत खूबसूरत से फल की टोकरी रखी। मुझे तो कैमरास कौन से होने? सारे होने। ओके। हाँ, तो सारे होने। ओके। सो अब मैं क्या करूँगा, ये फलों की टोकरी को आपके सामने रख दूंगा। डन है। इसको हम बाद में खाएंगे भी, पर उससे पहले डन। मैं आपसे पूछने वाला हूँ कुछ सवाल और आपको एक फ्रूट उसमें से पिक करना है। डन। रेडी? डन। अब आपको उठाना है और मुझे बताना है व्हाई आपने वो फल चुना। ठीक है।
अब क्योंकि एक आज गट स्पेशल एपिसोड है तो हम ये रिलेटेड टू गट जान रहे हैं। इसमें से सबसे बेस्ट फ्रूट कौन सा है फॉर कॉन्स्टिपेशन? papaya. Papaya very high in fiber, very high in water, and very good for your digestion. And क्योंकि फाइबर है तो वाटर पुल करता है और आपके स्टूल को सॉफ्ट करता है। राइट। इसमें से सबसे अच्छा फ्रूट एसिडिटी के लिए कौन सा है? आई थिंक बनाना बनाना would be very good for acidity. Why? It is again it would neutralize your gastric acid immediately, and it is क्योंकि स्ट्रेस में एसिडिटी ज़्यादा होती है, it is full of complex carbs, तो एकदम से आपके पूरे मूड एलिवेशन में हेल्प करता है, एनर्जी देता है, तो इट इज़ अ गुड इफ फ्रूट वॉज एन आंसर टू एसिडिटी इन दिस ट्रे, माई आंसर वुड बी बनाना। ओके राइट। अगर कोई स्ट्रेसफुल है तो उसको वो बनाना खा सकता है। हाँ, एनर्जी देता है ना, जिम के पहले भी तो खाते हैं हम, वर्कआउट करने के पहले। ओके। अगर एनर्जी हो तो स्ट्रेस होगा ही नहीं। इसमें से कौन सा फ्रूट है जो लिमिट में खाना चाहिए? मैंगो। मैंगो मीठा है ना बहुत ज़्यादा, शुगर रिच है ना, लंगड़ा वाला भी नहीं है तो लंगड़ा होता तो फिर भी थोड़ा खट्टा होता, पर ये तो मीठा है ना, तो आई थिंक मैंगो। कितना शुगर होता है एक मैंगो के अंदर? गर्मियों में तो हर कोई मैंगो ही खा रहा है। नहीं, आपने इसमें से पूछा, देखो आप साइंस और एक होता है मेरी चॉइस, हाँ। जो साइंस और मेरे इमोशन से कनेक्टेड है एक होती है साइंस, ये दोनों से कनेक्टेड है कि इसमें सबसे टेस्टी है, सबसे मीठा है, पर लिमिट में क्यों खाना है? क्योंकि ये शुगर स्पाइक देगा आपको। और दूसरी बात, साइंटिफिकली बात करें तो पोर्शन साइज हर किसी चीज में जरूरी है। राइट। हर चीज में अगर आप तो मैंगो में नेचुरल शुगर नहीं होती? ये नेचुरल नहीं, देखिए सर, अब अगर शुगर की बात करेंगे तो जो हमारी जनता को जानना है, अगर साइंस पे आए, फ्रूट की शुगर ओवरऑल हर शुगर से बेस्ट है। आप फ्रूट की शुगर को तभी जहर बनाते हो जब आप इसको जूस में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि फ्रूट में फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज एक शुगर है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का पाथवे अब्जॉर्प्शन का बिल्कुल अलग है, और इसकी अब्जॉर्प्शन को डिले करता है फ्रूट का फाइबर। जब आपने फ्रूट को चेंज किया जूस में तो आपने फाइबर हटा दिया सारा, सिर्फ शुगर रह गई, और फ्रक्टोज के डाइजेशन पाथवे में एकदम से सीधा वो लिवर में फैट में कन्वर्ट होता है। तो फ्रूट जूस सबसे अनहेल्दी मैकेनिज्म है फ्रूट को लेने का। हम बच्चों को बहुत बार देते हैं, हमने एक रील बनाई थी, वायरल हुई थी, ये भी होगी, कि अगर आप अपने बच्चे को फैटी लिवर देना चाहते हो तो जो फैटी लिवर बच्चों में इतना कॉमन हो गया, तो उसे फ्रूट की जगह फ्रूट जूस दो, और अगर फैटी लिवर नहीं देना चाहते तो फ्रूट दीजिए, फ्रूट जूस मत दीजिए। मुझे ये समझाइए, अगर कोई मैंगो खा रहा है और कोई मैंगो शेक पी रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? प्योर शुगर विदाउट फाइबर, एकदम से अब्जॉर्ब होगा, एकदम से शुगर स्पाइक होगा, इंसुलिन स्पाइक होगा, एकदम से फ्रक्टोज फैट में कन्वर्ट होगा, फैटी लिवर के चांसेस बढ़ेंगे। और मैंगो शेक में तो आपने और भी फिर दूध कौन सा यूज़ किया, कैलोरी कितनी थी, अमाउंट कितना था, वो भी बहुत कुछ हो गया ना। अब तो यार मतलब आप अगर वैसे जाओगे, दिल्ली की बात कर रहे हो तो नेचुरली तो बाहर जाके आप जब वो उसमें कितना शुगर तो ऊपर से डालते हैं मैंगो शेक में, फिर ऊपर वो स्ट्रॉबेरी वाली भी तो आता है। रूह अफ़ज़ा, और वो मतलब तो आप इस जोन में मत जाओ, बेटर है। विच फ्रूट सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड फ्रूट कौन सा है जो कि लोगों को खाना चाहिए पर लोग इग्नोर करते हैं? वाटरमेलन कम खाते हैं, 90% वाटर है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, लाइकोपीन है जो बहुत ही तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें सिट्रुलिन भी होता है जो नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और आपके मल्टीपल ब्लड ऑर्गन्स के ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। फिर यहाँ पे नहीं है बट मस्क मेलन। अभी पीछे न्यूज़ आई थी ना बॉम्बे में कि जहाँ पर किसी ने वाटरमेलन खाया था और वो मर गए कुछ। तो वाटर अगर गंदे वाटर से आ रहा है, आप उसे मतलब कोई टेस्ट है जिससे पता लग सकता है कि वाटरमेलन सही है कि नहीं? नो मतलब साइंटिफिक टेस्ट नहीं है, इन्फ्लुएंसर टेस्ट कोई हो तो पता नहीं। होते तो है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं यहाँ से, वो इन्फ्लुएंसर टेस्ट होगा। मुझे पता नहीं क्या, मुझे पता तो कुछ नहीं, मैं इतना लेने तो नहीं जाता बाहर, पर जब भी मैं गया हूँ तो मैं ऐसा देखता हूँ, ऐसा करता हूँ, और उसमें कुछ आता तो है नहीं, फिर मैं कोई भी ले आता हूँ, फिर घर देखे फायदा क्या हुआ इतना करने का। हैवी मील के बाद कौन सा फ्रूट नहीं खाना चाहिए? हैवी मील के बाद कोई फ्रूट नहीं खाना चाहिए आपको। नो फ्रूट। स्वीट डिश की तरह खा लिया एक, वो आपने एक मैंगो का स्लाइस या एक मस्क मेलन का स्लाइस रात को खा सकना है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, फ्रूट्स का कोई दिक्कत नहीं। गट के लिए सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा है?
एप्पल बहुत अच्छा है. हम्म. An apple a day keeps the doctor away. 2 apples a day keeps the doctor twice away. उसके बाद आफ्टर एप्पल अगर आपको टॉप 3 देने हो फॉर गट. एप्पल, गुआवा, वाटरमेलन, कीवी. अगर थोड़ा उसमें एक्सोटिक फ्रूट्स में जाना हो तो एक्टिनिडिन होता है कीवी में. पियर, नाशपाती, नेचुरल सॉर्बिटॉल, फाइबर बहुत अच्छा देता है. तो ये सारे सर, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये फाइबर बॉम्ब्स हैं. ये बेसिक तरीका है हमारे एक्चुअल पूर्वजों की साइड जाने का, फाइबर इनरिच करने का. जो प्रोसेस्ड फूड्स, होम डिलीवरी एप्स, पिज्जाज, बर्गर्स से हमने लूज कर दिया ऑन द वे. राइट. जो इंडियननेस हमने पॉटी से लेके वेस्टर्न टॉयलेट तक लूज करी है, जो इंडियननेस अपने फाइबर से लेके अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और होम डिलीवरी ऐप से लूज करी है, जो इंडियननेस हमने नॉन कॉन्स्टिपेशन वाली दुनिया से, कंट्री से होके कॉन्स्टिपेशन वाली दुनिया बने हैं. राइट. ये उसका रिवर्सल है. Right. ये एक्चुअल वेलनेस है. द मोर कलरफुल योर प्लेट द बेटर इट इज. अगर ब्रेकफास्ट हमें लेना हो उसके लिए आप क्या फ्रूट, कौन से फ्रूट्स रिकमेंड करेंगे? सबको काट के थोड़ा थोड़ा ले लूंगा मैं. सारे क्या खाओगे? दिक्कत है? कोई इशू नहीं. फूड कॉम्बिनेशंस कोई इशू नहीं है. ये कौन सी रिसर्च आर्टिकल में लिखा है कि कौन सा फ्रूट किसके साथ नहीं खा सकते? पर वो कहते हैं ना कई बार दूध के साथ ये नहीं लेना चाहिए, दूध के साथ वो. सर दूध मेरे को, आई हैव नो, वो सब सर, मैं अगेन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का पार्ट नहीं है सब कि क्या किसके साथ नहीं लेना चाहिए. बट बात तो मतलब कई लोगों को प्रॉब्लम तो होती है ना, कुछ जैसे कुछ फूड सेंसिटिविटी हो सकती है. ओके. पर आपको विटिलिगो नहीं होगा. विटिलिगो क्या होता है? वो नहीं होता जो वाइट डिपिगमेंटेशन. अच्छा, वो नहीं होता, वो झूठ है. ये तो बचपन से बोला गया है, तरबूज खा के पानी नहीं पीना. प्लीज ये नहीं है. विटिलिगो ऑटोइम्यून बीमारी है यार, आईबीडी की तरह. क्या बात कर रहे हो आप यार, सही चीजें नहीं पढ़ रहे. मैं आपको आर्टिकल नहीं पढ़ रहे, घर बचपन से यही बोला कि तरबूज के बाद, वाटरमेलन के बाद पानी नहीं पीना, वरना वो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? प्लीज सब्सक्राइब. बट रियलिटी में कुछ भी नहीं है ये. मतलब वाटरमेलन के बाद पानी पिए, कोई दिक्कत नहीं. कोई दिक्कत. वाटरमेलन में 90% तो पानी है. क्या बात कर रहे हो? वाटरमेलन में 90% पानी है भाई. ये है हमारा दूसरा राउंड. ये वो चीजें हैं जो कि ज्यादातर या हम सबके घरों में होती है. किचन में होती हैं. यस, नाइस. अब इंडियन किचन में जो भी होता है, हम आपसे ये जानने वाले हैं कि आपको क्या करना है. बेसिकली टेबल पर 2 प्रोडक्ट्स पड़े होंगे, आपको उनमें से एक चुनना है और आपको मेरे सवालों के जवाब देने हैं कि आपने उस प्रोडक्ट को क्यों चुना, और गट हेल्थ के हिसाब से व्हाई दैट प्रोडक्ट. राइट? रेडी? यस. एक तरफ है चावल और दूसरी तरफ है रोटी. आप किसको चुनेंगे फॉर गट? फॉर डाइजेशन चावल. आप उठा लो सर, एक बार फील तो लो ना पूरे कप की. फॉर डाइजेशन चावल. अच्छा, ठीक है. अगर डाइजेशन फ्रेंडली है, ग्लूटेन फ्री है. अगर किसी को ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, किसी को व्हीट से ज़्यादा ब्लोटिंग है, बट पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है. वाइट राइस डायबिटिक्स को ध्यान से लेना चाहिए. अगर मुझे फाइबर चाहिए, सेटाइटी चाहिए, तो रोटी. आपका आटा अच्छा लग रहा है मुझे टच करके, मेरे देश की धरती लग रही है बिल्कुल. तो क्या कहते हैं, बट द क्वेश्चन इज नॉट रोटी वर्सेस राइस. ओके. इट्स रोटी, राइस एंड नेचुरल फूड्स वर्सेस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स. ओके. बट हाँ, दोनों के फायदे हैं. मैं बचपन में राइस ईटर था, और जब वेट लॉस जर्नी पे आया तो मुझे राइस ज़्यादा अपने लिए डाइजेशन फ्रेंडली लगे. पर याद रखिएगा, ये दोनों ही में इसेंशियल 9 अमीनो एसिड्स नहीं है. इसेंशियल 9 अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? क्या मतलब वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स? जो कि बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है. क्यों इम्पोर्टेंट है? दे हेल्प फॉर द रिकवरी ऑफ योर सेल्स. सो बॉडी कुछ अमीनो एसिड बना सकती है, कुछ नहीं बना सकती. जो नहीं बना सकती उसे बाहर से चाहिए, उसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोला जाता है. ये 9 होते हैं. अगर इनके नाम जस्ट फॉर द सेक ऑफ नाम ही बता दूं मैं: फिनाइलएलेनिन, मीथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन और वैलिन. ये 9 है. जिस भी सब्सटेंस में होंगे उसे कंप्लीट प्रोटीन बोला जाता है.
ये दोनों सीरियल्स हैं, सीरियल्स में लाइसीन नहीं होता, ये पल्सेस है, इनमें मीथियोनिन नहीं होता। तो मेरा अपने लिसनर्स को बताने का ये काम है, वेजिटेरियन प्रीडोमिनेंट देश में इनको मिक्स करके लेना ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं तो इसमें B12 नहीं है, तो अगर मैं चावल खा रहा हूं राजमा के साथ तो मुझे दही डालना जरूरी है, क्योंकि डेयरी, अब ये भी कंट्रोवर्शियल है, मैं तो अंडे को वेज बोलता हूं, काफी एंगेजमेंट कराई है मैंने वेज बोल बोल के, तो उनके रिप्लाई में मैं बोलता हूं जितना अंडा वेज है या नॉन वेज है उतना ही दही, पनीर, चीज और मिल्क वेज और नॉन वेज है। कैसे? तो एनुअल प्रोडक्ट ही। अगर अनफर्टिलाइज्ड एग है जो आजकल मेजर टाइम आपको मिलता है जिससे कोई पैदा नहीं होने वाला, तो उसमें और साइंटिफिकली डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या अंतर है? दोनों एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं ना सर, पैदाइश से ब्राह्मण हूं, बट ब्रेन वॉश तो साइंस नहीं किया मेरा हुआ नहीं ना सर, हम तो नहीं खाते अंडा। जस्ट टेलिंग यू। सो नहीं, मैं सर coming from vegetarian family, coming from a pure vegetarian family, my wife, you asked about my daughter, my wife doesn't eat non-veg. Non-veg is not allowed in the house at any cost. Right. My mother is a But that's not the food choice, sir. I think जो खाते होंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यहाँ पे आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि वेजिटेरियंस को प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री में, जहाँ वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मिक्सिंग फूड्स फॉर मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। गॉट इट सर। इस पे मुझे आप ये बताइए कि गट हेल्थ के लिए, जैसे जिसको ब्लोटिंग हो रही है, तो इनमें से क्या वजह होंगी जिसकी वजह से ब्लोटिंग हो रही है? ओवर ईटिंग से होगी, पल्सेस से हो सकती है, एकदम से ज्यादा हमने खा ली तो। बट ब्लोटिंग के लिए जो बेस्ट खाना है वो कर्ड राइस है। कर्ड और राइस सबसे इजीली डाइजेस्टेबल। अगर खाने से मैं सिर्फ ब्लोटिंग को सॉल्व कर सकता हूं बिना रूट कॉज की बात किए, तो कर्ड राइस है, बहुत बढ़िया खाना है। और दाल डाल सकता हूं तो बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम पता है क्या है? 100 ग्राम अनकुक्ड दाल में कितना प्रोटीन होता है? बहुत कम होता होगा, 24 से 25 ग्राम। पर 100 ग्राम कुक करके दाल खाने के लिए 8 से 10 कटोरी खानी पड़ेगी। वहां आती है प्रॉब्लम। फिर दूसरी चीज होती है बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? कितना बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होगा। तो क्या सोल्यूशन क्या इसका? बताओ मुझे, कंप्लीट प्रोटीन्स क्या क्या होते हैं? हम तो एसेंशियल अमीनो एसिड में 9 के 9 होते हैं। हम तो यही सोचते हैं प्रोटीन के लिए तो वेजिटेरियन में पनीर खा लो, ठीक है, सोया खा लो, ये रखे हुए हैं हमने, पनीर और सोया। नहीं, बहुत बढ़िया सोचते हो। तो और बताओ ना यार, अब आप तो वेजिटेरियन हो, आपको तो सोर्स पता होना चाहिए प्रोटीन के। नहीं सर, नहीं पता तभी तो पूछ रहा हूँ। पनीर सोया के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। देखो सर, ऐसा है, कंप्लीट प्रोटीन की अगर बात की जाए 9 एसेंशियल अमीनो एसिड वाले, तो एनिमल बेस्ड वेज प्रोटीन्स, अगर आपकी लैंग्वेज में वेज है तो आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ठीक है, मिल्क, वे, कर्ड, पनीर, चीज। ओके, ठीक है। प्योर प्लांट बेस्ड सोया, एडामामे। एडामामे क्या होता है? सुना हुआ नाम। यंग सोयाबीन्स को एडामामे बोला जाता है। टोफू, टेम्पे, अमरंथ, बकवीट, क्विनोआ, चिया सीड्स, हेम्प सीड्स, ये सारे आपके वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। राइट, वो अपनी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। राइट, अब हमारे पास है दही और छाछ। किसको अवॉइड करना चाहिए? सही टाइम क्या खाने का? और सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग इसको खाने के साथ करते हैं? कर्ड खाने के साथ लेना चाहिए, रोटी और चावल कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, वेजिटेरियंस के लिए बहुत जरूरी है। दिस इज द बेस्ट नॉन वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस। ठीक है। छाछ अगेन बनी इससे ही है, कोई नुकसान नहीं है, आराम से लीजिए। हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, प्रोबायोटिक भी है। ये इसमें और इसमें सिर्फ रूप में अंतर है। यहाँ पे थोड़ा B12 ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा लैक्टोबैसिलस ज़्यादा है, यहाँ पे हाइड्रेशन ज़्यादा है। तो मेरे लिए दोनों सेम है, रूप अलग है। कोई गलती नहीं है, कभी भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ले लो।
मतलब बच्चों को तो प्लीज दे दो यार कैल्शियम, मतलब विटामिन B12, प्रोबायोटिक, दोनों दो बच्चों को। मतलब मेरी डॉटर का कर्ड, उससे पूछते हैं कर्ड लोगे बेटा रायता लोगे, जो लोगे वो तो खाने के साथ लेना ही है आप। ग्रोइंग बच्चों के लिए सर विटामिन D, कैल्शियम, ग्रोइंग बोन्स। अब सर मेरी प्रॉब्लम ये हो गई है, बचपन से चीनी के साथ खाया, चीनी के बिना स्वाद नहीं लगता। एक्वायर्ड टेस्ट है, एक्वायर्ड टेस्ट है ना। अगर चाइना में पैदा होता भी सांप खा रहे होते, फिर यहाँ देख के बोलते क्या खा रहे हो। देखो बॉस ऐसा है, जहाँ पे आप पैदा हुए हो सिर्फ वही दुनिया नहीं है, आप तो दुनिया ट्रैवल किए हुए हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट परसेंटेज कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर प्योर वेजिटेरियन? कितने प्रतिशत कंट्रीज वर्ल्ड में प्योर वेजिटेरियन है? बहुत कम होगा, 1% से भी कम होगा। 0% कौन सी है बताओ? इंडिया भी प्योर वेजिटेरियन नहीं है। बट डेमोग्राफी बदल रही है, नॉन वेज बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो इशू नहीं है। बट इशू है कोई भी कंट्री प्योर वेजिटेरियन नहीं है। राइट। तो हम वो नहीं कर सकते ना, उसे नेगेट नहीं कर, एक्वायर्ड है दोस्त। किसको अवॉइड करना चाहिए? कुछ कोई अवॉइड नहीं करना, मैं नहीं अवॉइड करूंगा कभी, कहीं नहीं। बिल्कुल नहीं। रात को दही खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को सुनना बंद करिए, मेरी मॉम भी नहीं सुनती उनको, मेरी मॉम भी अपने आप को नहीं सुनती। क्यों खा सकते हैं? रात को तो नहीं खाना चाहिए। क्या कहते हैं। दिक्कत है? किसने बोला? पेट खराब हो जाता है। कुछ ना होता। आज रात को आ जाओ घर पे, डिनर में खिलाता हूँ आपको, मैं भी खाऊंगा आप भी खाओ, किसी का नहीं खराब होगा। तो ये मिथ कैसे बनी? ये पुराने टाइम के कुछ बातें हैं जो चल रही हैं, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। आई कंप्लीटली डिमिस्टिफाई। कल ही तो आई है वो मिथ और फैक्ट वाली मेरी वीडियो, अभी भेजता हूँ आपको, देखना। अच्छा सर, अब हमारे पास ना चाय और कॉफी है। बहुत लोगों का सवाल है, पेट खराब रहता है, चाय की गलती है कॉफी की? बताओ। गलती किसी की नहीं है, फिर किसी की? दोनों में कैफीन है, स्टिमुलेंट है दिमाग के लिए। चाय आपने देखा है कुछ लोगों को सुबह चाय या कॉफी पी के ही पॉटी आती है? सवाल तो पूछा नहीं आपने, आपका सवाल है, पूछो। पूछ लिया। बताओ क्यों? क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन पे कुछ रिसेप्टर होते हैं जिनको निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर्स बोला जाता है। तो चाय, कॉफी, सिगरेट आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे काम करके उसे स्टिमुलेट करती है। तो बहुत लोग सुबह उठ के चाय सुट्टा पीते हैं, सिर्फ चाय पीते हैं, सिर्फ कॉफी पीते हैं। ये स्टिमुलेंट्स हैं आपके इंटेस्टाइन के लिए और आपके ब्रेन के लिए। बट मेडिकल साइंस में रिसर्च कहती है ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क is the only substance which can dissolve fat from your liver. It is a plus for the liver. But fatty liver is a lifestyle problem. तो ब्लैक कॉफी आपके लिवर से फैट तो हटा सकती है, बट आपके लाइफस्टाइल को, एक्टिविटी को, एक्सरसाइज को और कैलोरी डेफिसिट में ज़रूरत से कम खाने को और डिसिप्लिन को रिप्लेस नहीं कर सकती। हमारी रील वायरल हुई थी, अराउंड 100 मिलियन गई थी किसी पॉडकास्ट से काट के। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे भर भर के। क्या बात थी? कि ब्लैक कॉफी इज द ओनली सब्सटेंस व्हिच कैन डिसॉल्व फैट फ्रॉम योर लिवर। ठीक है, तो आपने बोला ब्लैक कॉफी लिवर के लिए अच्छी है, और ये कैसे पॉसिबल है? रिसर्च है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश पेपर है। इसमें फ्लैविनॉइड्स हैं, इसमें क्लोरोजेनिक एसिड है। फिर हमने एक और पॉडकास्ट में बोला कि ब्लैक कॉफी वो जहर है जो आपको लाइफ देती है। वो हुक बना बना के कितने लोगों ने रिएक्शन रील बनाई है। और पता है इन्फ्लुएंसर्स की एक और बात बताता हूँ, वो मेरी रिएक्शन रील बना के मुझे डीएम करते हैं। भाई मेरे को क्यों भेज रहा है? मैंने एक से पूछ लिया, मेरे को भी पूछ रहा है सर इसमें कमेंट कर दो। तो ब्लैक कॉफी वो जहर है जो आपको लाइफ देता है। इसमें फ्लैवोनॉइड्स होते हैं। पूरे कट्टर कंटेंट क्रिएटर में क्या भाई साहब, कट्टर कंटेंट क्रिएटर। ब्लैक कॉफी वो जहर है जो आपको लाइफ देता है। वाह क्या बात है। तो ओह माय गॉड, वाह वाह वाह। हुक दे रहा हूं। दही वो जहर है जो कि आपके बच्चे को जीवन भर हेल्दी रखेगा। राइट। तो एक बीच में सवाल आया था, आई हैव गैस्ट्रिक एंड फैटी लिवर, मुझे ब्लैक कॉफी कब पीनी चाहिए? ब्लैक कॉफी पीनी चाहिए आपको सुबह, पहले ड्रिंक नहीं लेनी आपने, क्योंकि सुबह कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है आपका ना। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है नॉर्मली सुबह ज़्यादा होता है, ब्लैक कॉफ़ी थोड़ा कॉर्टिसोल बढ़ाती है। तो आपको सुबह फर्स्ट ड्रिंक नहीं लेनी।
सुबह आप नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हो, ब्रेकफास्ट ले सकते हो। और चाय और कॉफी में एक दिक्कत होती है, इसमें टैनिन्स होते हैं। इंडिया एक देश है जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन है। मैंने आपको बताया 25% मेल्स और 57% फीमेल्स इंडिया में आयरन डेफिशिएंट हैं। जो टैनिन्स होते हैं वो आयरन अब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। और हम एक वेजिटेरियन प्रीडोमिनेंट पॉपुलेशन है। जो प्लांट बेस्ड आयरन होता है उसे नॉन हीम आयरन बोला जाता है। जो एनिमल बेस्ड आयरन होता है, नॉन वेज आयरन होता है, उसे हीम आयरन बोला जाता है। जो हीम आयरन होता है उसकी अब्जॉर्प्शन पहले ही बेटर होती है। तो अगर कॉफी को आप खाने के बहुत पास लोगे, जो खाने से आयरन मिलने वाला है वो भी कम हो जाएगा। तो आपको 2 घंटे का गैप देना है ब्रेकफास्ट के बाद। सुबह 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच में आप आराम से 3 से 4 कप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। 4 बजे के बाद मैं सिर्फ इसलिए मना कर रहा हूँ, कुछ लोगों को एंग्जाइटी की दिक्कत होती है, नींद की दिक्कत हो जाती है कॉफी से। पर मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ 2 सिप से शुरू करिए। 10 दिन के लिए 2 सिप पीजिए, 11वें दिन से 20वें दिन 4 सिप पीजिए, 21वें दिन से 30 दिन तक 6 सिप पीजिए। ऐसे करके 3 से 4 कप तक पहुंचिए। देखिए बहुत कॉमनली मेरे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं लिवर का डॉक्टर हूँ। वो कहते हैं सर मैं ना सिंगल मॉल्ट शराब पीता हूँ, बहुत बढ़िया शराब होती है। तो इंसान की जर्नी में क्या होता है, शराब भी कोई अच्छी नहीं है, शराब एक्चुअल जहर है जो आपको मौत देती है। तो आपके पास पैसे आते हैं तो आप कहते हैं सिंगल मॉल्ट अच्छी है, ये वाली मॉल्ट अच्छी है, वो वाली मॉल्ट अच्छी है। पर जो अक्वायर्ड टेस्ट एक्चुअली ब्लैक कॉफी का, उससे आपको दिक्कत है। तो उसको जैसे आपने पहली बार जब अल्कोहल पी थी और आपको अच्छी नहीं लगी थी, उसी तरह ब्लैक कॉफी पहली बार पी लो, आपको अच्छी नहीं लगेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। जब साइंस प्रूव कर चुके कि वो अच्छी है तो आपको क्या दिक्कत है। बट उसे लाइफस्टाइल और कैलोरी डेफिसिट को रिप्लेस मत करो। उससे ये मत करो आधी बोतल विस्की रात को पियो और सुबह उठ के बोलो मैं ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ, मेरा लिवर ठीक हो जाएगा। तो पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चाय और कॉफी में आयरन अब्जॉर्प्शन गिर सकती है। तो आप मुझे बताओ एक वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड आयरन अब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ा सकता है? मिलेट्स, कौन सा? रागी। ओके, उसी को बढ़ाना है। एक हैक बता रहा हूं आपको। वेजिटेरियन इंसान को रागी, आपने बहुत अच्छा बोला। एक और हमने इस पर रील बनाई थी, वो भी वायरल हुई थी। उपासना एक वो साउथ इंडियन एक्ट्रेस है जो एक बहुत बड़े एक्टर की वाइफ है, उसने उस पर रिएक्शन रील बनाई थी। हमने सदगुरु ने उसको बोला था रागी खाने को। रागी आयरन रिच होती है, वेरी गुड। बट नहीं, अपनी दाल में और प्रोटीन सोर्स में जो भी सोर्स है उसमें नींबू निचोड़िए। विटामिन सी प्लांट बेस्ड आयरन की अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो एक रील दे जाऊं आपको, 3 ऐसे फूड कॉम्बिनेशन जो आपको आज ही शुरू कर देने चाहिए साथ में लेने, आपकी गट आपको थैंक यू बोलेगी। सबसे पहला, स्पिनच या दाल विद लेमन। दाल में आयरन होता है, प्रोटीन होता है, बट क्योंकि वेजिटेरियन सोर्स ऑफ आयरन है, नॉन हीम आयरन है, उसकी अब्जॉर्प्शन कम होती है। जब आप नींबू निचोड़ते हैं, नींबू उसकी अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। दूसरा, कर्ड विद चिया और बेसिल सीड्स। कर्ड में होता है प्रोबायोटिक, चिया सीड्स एक कंप्लीट प्रोटीन है, इसमें सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड है और इसमें फाइबर है बहुत ज़्यादा। जब प्रोबायोटिक फाइबर साथ में लेते हैं और कर्ड में हाइड्रेशन भी है, तो आपको प्रोबायोटिक्स के साथ फाइबर मिलता है जो आपको ज़्यादा देर तक फुल रखता है। और अगर आप सुबह इसको ब्रेकफास्ट में लें 30 दिन के लिए लगातार, आपको वेट लॉस होता हुआ भी नजर आएगा। और तीसरा है हल्दी विद ब्लैक पेपर। हल्दी में कर्क्यूमिन होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, पर अब्जॉर्प्शन इसकी कम होती है। ब्लैक पेपर मिक्स करने से इसकी अब्जॉर्प्शन 2000 टाइम्स बेटर हो जाती है। राइट। क्या कॉफी और चाय हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम ला सकता है? न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में ला सकता है, ऐसे मैंने आपको बताया, बट ओवरऑल नहीं लाता। ओके। जो दिन में चीनी मत डालिए। हमने एक रील बनाई थी, शुगर इज द न्यू अल्कोहल। वो भी वायरल हुई थी और उसमें बहुत लोगों ने रिएक्शन बनाया था कि शुगर को अल्कोहल से कंपेयर कर दिया। वो मेटाफर था, क्योंकि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज चीनी से सबसे तेज होती है। इंडिया में चीनी वाली चाय पी पी के बहुत सारी फीमेल्स 50 साल की नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से जूझ रही हैं, जिससे सिरोसिस आज के टाइम पे मोस्ट कॉमन है। आदत पड़ गई है, चेंज नहीं कर पाते, क्या करें? कुछ और ले सकते हैं साथ में? चीनी नहीं डालनी, बस डालनी है, नहीं डालनी, थोड़ी सी नहीं डालनी। जैगरी भी नहीं डालनी, हनी भी नहीं डालना, कुछ भी मीठा नहीं डालना। आपको मीठा लेना है, फुल फ्रूट खाइए, होल फ्रूट। मीठा इरेडिकेट करना है हमें इंडिया से। कितने बार दिन में चाय या कॉफी ले सकते हैं? 2 से 3 कप पी लीजिए। ब्लैक कॉफी तो 3 से 4 कप रिकमेंडेड है। जैसे अभी हमने ब्लैक कॉफी की बात करी, जो दूध वाली चाय और दूध वाली कॉफी होती है, क्या वो सेफ होती है गट के लिए?
हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। दूध देखिए ये नेचुरल लैक्टोज इंटॉलरेंस का मैकेनिज्म था इंडिया में। जब मैं छोटा था, मैं मॉम डैड से पूछता था कि आप दूध क्यों नहीं पीते, आप चाय क्यों पीते, तो कहते भाता नहीं है। क्योंकि उम्र के साथ लैक्टोज इंटॉलरेंस डेवलप होती है, तो प्योर मिल्क इंसान नहीं ले पाता। जब पानी के साथ डाइल्यूट करके चाय या कॉफी लेता है तो उतना लैक्टोज ले पाता है, तो चलता है। पनीर और सोया, इसमें गट के लिए क्या अवॉइड करना चाहिए? सही टाइम पे खाने अवॉइड का? नहीं करना, दोनों सही है। बहुत बढ़िया। इससे मैन बूब्स नहीं होते। सोयाबीन से नहीं होते। एक प्लांट स्टडी थी जिसमें फाइटोस्टेरॉल, प्लांट एस्ट्रोजन बढ़ता है खाने से। मेल्स में नहीं बढ़ता, ह्यूमंस में नहीं बढ़ता। बहुत बढ़िया प्रोटीन है ये। सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं इसमें भी और इसमें भी। बल्कि मुझे लगता है कि चीज भी रखना चाहिए था आपको यहाँ पे। सोयाबीन अगर जिसके मैन बूब्स अब हैं, तो अब कुछ हो सकता है सोयाबीन खा के? नहीं, अब उसका तो कोई हो गया इफेक्ट ही नहीं है। अब तो जो हो गया हो फैट लॉस करना है। राइट। ये बहुत अच्छा है भाई, दिस इज वेरी गुड। ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छे हैं। वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत ही अच्छे। ये तो नॉन वेज है। पनीर दूध से तो आया है, तो गाय से आता है वो। नहीं, अगर अंडा वेज है तो ये वेज है, और अंडा अगर नॉन वेज है तो ये नॉन वेज है। सर आपने अलग, ये हमारी अलग अलग डिबेट शुरू हो जाएंगी। मुझे आप ये बता दें कि आपको कमेंट सही है ना? बढ़िया। अगर गट के लिए एक चुनना हो तो कौन सा चुनेंगे? मैं दोनों चुनूंगा। एक चुनना है? नहीं चुन रहा। पहले ही वेजिटेरियन बेचारे मेरे भाई बंधु परेशान है प्रोटीन से। आप से भी एक चुन रहा। रात को पनीर खाना ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया खाओ। बस एक बहुत ज्यादा बटर और वो क्रीम डाल के, खोया डाल के वो मत बनाओ इसका। स्वाद भी तो लेने हैं। वो शाही पनीर और पता नहीं कौन सा पनीर, वो सब मत करो इसके साथ प्लीज। बाकी सब ठीक है। वेस्ट दिल्ली टाइप मत बनाओ इसका चाप। नाम भी बहुत तगड़े होते हैं चाप वालों के, देखे आपने? वो खेतरपाल हॉस्पिटल है ना, उसके बाहर हाँ। खेतरपाल नर्सिंग होम के बाहर वो जो लेन है, रात को जो चलती है। आप यहाँ पे अब देखो, जेल रोड में चापों का नाम है सन्नी चाप वाला, सन्नी सूप। वो नाम में भी कोई कमी नहीं पेशी छोड़ी हुई। अरे मैं तो वो भी देखा है, हाँ। नोरा फतेही चाप। क्या क्या एक छोले भटूरे, किंग छोले भटूरे। ओ माय गॉड। अब सर अब्दारा जो लास्ट है आज का सेगमेंट, उसमें आता है मूंग दाल वर्सेस राजमा। इसमें गट के लिए ज्यादा अच्छा कौन सा आप बोलेंगे? नहीं, मूंग दाल बहुत अच्छी है। राजमा आपको थोड़ा बहुत ब्लोटिंग, एक्सेस गैस कर सकते हैं। तो दोनों में से अगर आप ब्लोटिंग गैस के लिए बोल रहे हैं तो मूंग दाल इज बेटर। बट बीन्स जो होते हैं, राजमा, इसमें प्रोटीन का कंटेंट हायर है। राजमा चावल कर्ड के साथ अगर आपको खा सकते हो तो बहुत बढ़िया है। मैंने सुना है रात को, जैसे कई बार लोग बोलते हैं दाल मखनी नहीं खानी चाहिए, और काफी लोगों को मेडिकली मतलब प्रॉब्लम्स मैंने देखी भी हैं, सुनी भी हैं। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आप बना कैसे रहे हो। आपकी सारी हेल्थ किचन में है। ऑयल कितनी बार रीहीटेड था, मतलब ये एक मेरा पोस्टुलेट था। किसी फूड ब्रांड वाले से बात हो रही थी, जिसने रेस्टोरेंट बनाया था, तो मैंने उससे पूछा था, जब फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर आता है तब सेम खाना डिलीवर होता है, सेम तरह प्रिपेयर्ड होता है? तो उसने खुद बोला था नहीं। प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है ना, तो अब कौन सा ऑयल यूज हो रहा है, कैसे बन रहा है, कितनी बार ऑयल, कितनी बार रीहीटेड है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही रीहीटेड ऑयल है। राइट। एक कुछ सवाल हैं, ये हमारा सेगमेंट बहुत अच्छे से हुआ कि किसी ने पूछा है, समी ने पूछा है कि बहुत अच्छा पॉडकास्ट था एंड रियली लाइक्ड इट। मैं इज टेकिंग आंवला बिट रूट जूस इन मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक गुड फॉर हेल्थ, एंड टेकिंग इट डेली कैन कॉज डैमेज इन किडनी और लिवर। बेसिकली जो आंवला है, सुबह सुबह खाने से पेट में क्या असर पड़ता है? आप अगर ले सकते हो तो आराम से ले सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। आंवला का मतलब कमर्शियल जूस नहीं होना चाहिए। अच्छी गट के लिए अगर मैं सिंपल से सवाल आपसे पूछूं, मुझे अच्छी गट करनी है, सुबह उठ के खाली पेट क्या लेना चाहिए? ल्यूक वार्म वाटर पियो, बहुत बढ़िया है। नॉर्मल पानी पियो। मेरे को लगता है हाइड्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग में। टेम्परेचर भी छोड़ दो पानी का, पानी पियो आराम से। सबसे पहली चीज पानी होनी चाहिए। उसके बाद आपने चाय कॉफी लेनी ले लो। मैं आपको बोलूंगा फर्स्ट चीज इन द मॉर्निंग चाय कॉफी अवॉइड करिएगा। मतलब एसिड शॉक है आपके सिस्टम के लिए, प्लस सुबह कॉर्टिसोल तो कॉफी बढ़ाती है। दैट मैं ये बोलूंगा। और मैं आपको बोलूंगा बेस्ट ब्रेकफास्ट अगर आप ले सकते हो, उसमें कर्ड होना चाहिए, उसमें फाइबर होना चाहिए। जैसे मेरा कर्ड और 2 स्पून चिया सीड्स विद वाटर और 2 से 3 एग्स,
मेरा ब्रेकफास्ट है, जो मुझे प्यार है इस ब्रेकफास्ट से। Whenever I eat curd, मेरी throat खराब हो जाती है, it gets sore. I get cough. What? डिसेंसिटाइजेशन इज द ओनली वे। लो डोज से सेंसिटाइज करिए। ये पर्सनल फूड सेंसिटिविटीज का यही तरीका है। पेट खराब होने से सर गर्मियां स्पेशली हो रही हैं, गर्मियों में लोगों गर्मियों में के छाले बहुत होते हैं। गर्मी में अंडे खाने चाहिए। मैं तो खाता नहीं, मुझे तो पता नहीं। कहते हैं ना गर्मियों में अंडे नहीं खाने चाहिए, गर्म होता है। हाँ, आप मानते नहीं हैं। नहीं, कोई तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ प्रोटीन पे मुझे अब ये बताइए कि जो छाले होते हैं लोग हैं, वो कहते हैं पेट पूरा खराब है इसलिए छाले हो गए, ये सच है? मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी से होते हैं। B12 डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन D3 डेफिशिएंसी में हो सकते हैं। आपको इवैल्यूएट होना चाहिए। और अगर कुछ आप बहुत गर्म या बहुत स्पाइसी खा लो तो भी हो सकते हैं। मुझे सर एक बहुत सारी विमेन देखती हैं और स्किन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे आप ये बताइए, ऐसे गट में क्या सिग्नल्स मिलते हैं बॉडी में जब पता चले कि भाई गट खराब है? फेस में स्पेशली क्या होने लगता है जिससे गट का इशारा लगता है? देखिए, कुछ तरह की स्किन प्रॉब्लम गट से रिलेटेड हो सकती हैं, जरूरी नहीं हो। हर एक्ने जरूरी नहीं है कि आपके गट से रिलेटेड हो, बट साइंस ये कहती है गट स्किन एक्सिस नोन है। जब आपके गट में बैड बैक्टीरिया होते हैं, वो LPS जो आपने बोला बनाते हैं, जो एंडोटॉक्सिन होती है, लीकी गट से वो ब्लड में आते हैं, और उनके अगेंस्ट जब एक इम्यून रिएक्शन होता है तो आपको स्किन में एक्ने हो सकते हैं। सिर्फ एक्ने? मेनली किसी ने लिखा हुआ मुझे मेरे मुंह पे पिगमेंटेशन है और मुझे लगता है कि गट हेल्थ की नहीं है। पिगमेंटेशन का कुछ लेना देना नहीं? नहीं, मेलानिन जो पिगमेंट होता है उसका रिलेशन है, इसका गट से कोई रिलेशन। मेलानिन तो वही है ना, जितना कम होता है उतना इंसान गोरा होता है। एक तरह से बोल सकते हो, वो आप उसकी बात कर रहे हो। क्या बोलते हैं उसको यार, जो बिल्कुल गोरे होते हैं, भूरे बाल होते हैं, एल्बिनिज्म। पता सर, मेरे तो स्कूल की बायोलॉजी टीचर ने बताया था। मेलानिन वो पिगमेंट आपकी स्किन पिगमेंटेशन के लिए राइट रिस्पॉन्सिबल होता है। राइट। गट का ऐसा सीक्रेट जो आपको लगता है आपके सारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए? द 3 Fs फॉर गट हेल्थ। F से फाइबर, जो मैंने आपको बताया कितना लेना है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल का मिक्सचर। F से फ्लूइड, पानी 3 से 5 लीटर। और F से फास्टिंग। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग करिए। रात के 9 बजे से सुबह के, मतलब एटलीस्ट रात के 12 घंटे कोई भी टाइम आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, गट को। राइट। जब मैं पढ़ रहा था तो जब डेटा पढ़ा तो मुझे भी फील हुआ कि ये गट प्रॉब्लम जो है एक नेशनल इमरजेंसी क्यों बनता जा रहा है। 10 में से 7 इंडियंस को गट की प्रॉब्लम है, और उससे मुझे शॉकिंग बात ये लगी, विच आई कुड ऑल्सो रिलेट, 80% भारतीय वो हैं जिनको पता है कि हम इसकी वजह से लाइफ में हमें प्रॉब्लम आएगी, शायद मर भी जाएं, बट वो स्टिल उसको आज तक इग्नोर करते आ रहे हैं, विच इज सो ट्रू। सो सबसे पहले जो गट प्रॉब्लम है वो एक नेशनल इमरजेंसी क्यों बनता जा रहा है? एक तो नंबर्स की वजह से, जैसे आपने नंबर्स बोला, इतने लोग परेशान हैं। दूसरा, सिम्टोमेटोलॉजी बहुत हाई है, डिजीज से ज्यादा दिक्कतें हैं, जैसे ब्लोटिंग। टॉप कंप्लेंट्स क्या हैं जो पेशेंट हमारे पास आते हैं? ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पेट में दर्द। ये हो गया आपका लूमिनल। अगर आप मतलब ऊपर से नीचे जब आपने खाना खाया और आपको पॉटी आई, इसके रास्ते में जो भी हॉलो ऑर्गन था ये उसकी कंप्लेंट्स हो गई। फिर सॉलिड ऑर्गन आगे से लिवर आ गया, तो फिर हो गया फैटी लिवर, जो एक हर 40% इंडियंस को है। मतलब 40% इंडियंस को आज के टाइम पे फैटी लिवर है, अकॉर्डिंग टू दी नेशनल डेटा वी हैव। ठीक है, पहले लगता था फैटी लिवर सिर्फ अल्कोहल से होता है। अब हमें पता है कि फैटी लिवर अल्कोहल को क्रॉस करके डायबिटीज और ओबेसिटी में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है, वो क्रॉस कर चुकी है उसे। इंडिया में भी पहले सिर्फ वेस्ट में था। फैटी लिवर, गॉल स्टोन, पैनक्रियाज रिलेटेड डायबिटीज और पैनक्रेटाइटिस, ये आपके सॉलिड ऑर्गन डिजीज हो गई। तो ये हमारा स्पेक्ट्रम है। तो एक तो इतना बड़ा ऑर्गन है आपका गट। मतलब गट को आप एब्स्ट्रैक्टली, मतलब जनता को समझाने के लिए मान लीजिए कि आपका खाना मुंह में गया और जब तक पॉटी आई, जो उसकी प्रोसेस में इन्वॉल्व था, चाहे वो लिवर के एंजाइम्स हैं, पैनक्रियाज के एंजाइम्स हैं, या वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, या वो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो सारा आपका गट के लिए रिस्पॉन्सिबल, गट कहलाता है वो एक आम आदमी के लिए। ठीक है, तो अब दूसरा, आप फिक्स सैलरी पे काम कर रहे हैं, बट वर्क फ्रॉम होम ने आवर्स को भी खत्म कर दिया, तो स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा हैं, वो गट पे आते हैं।
गॉट इट। सो आपने जो बेसिक आइडिया दिया है कि जो मोस्टली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों गट टिश्यू बढ़ता जा रहा है, ब्लोटिंग, ये कॉन्स्टिपेशन, काफी बड़ा कारण है, सिर्फ ये नहीं है, मेंटल हेल्थ काफी Majority? बड़ा कारण है। बोलना गलत होगा, बोलना और गलत क्या होगा। है आपके हिसाब से मेजॉरिटी? ऑर्गेनिक बीमारियां जैसे जैसे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD होती है। ओके, जैसे आपके जो गट है उसमें खाना खाते हैं तो फूड पाइप में खाना जाता है, फूड पाइप आपके स्टमक से कनेक्टेड है। पेट में आपके एसिड बनता है जो नॉर्मल है। एसिड एक नॉर्मल चीज है जो बनती है आपके शरीर में, एसिड की कोई गलती नहीं है। एसिड आपकी आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, मैग्नीशियम अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, जिंक अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए जरूरी है, इन सब के लिए जरूरी है। तो एसिड की गलती नहीं है, बट किसी कारण से जो फूड पाइप और स्टमक के बीच में ढक्कन है, जैसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर हमारी भाषा में बोलते हैं, LES, उसकी फंक्शनैलिटी खराब होती है तो एसिड ऊपर आता है। अब फूड पाइप एसिड को झेलने के लिए नहीं बनी तो फूड पाइप में इंजरी होती है, जैसे बोलते हैं GERD। G मतलब गैस्ट्रो, पेट, E मतलब इसोफेजियल, फूड पाइप, रिफ्लक्स मतलब एसिड ऊपर आया, डिजीज ये हो गया। फिर पेट में अल्सर भी होते हैं लोगों के, पेट में इरोजन्स भी होते हैं, इरोजन मतलब घाव। H. पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो बहुत कॉमन है इंडिया में, बहुत सारे लोगों को होता है। फिर मैल अब्जॉर्प्शंस होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी इंडिया में 25% मेल्स को है, 57% फीमेल्स को है। विटामिन B12 मैल अब्जॉर्प्शन होता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी इंडिया में अराउंड 50 to 60% लोगों को है। विटामिन D3 70 to 90% लोगों को है। तो ये सब मिला के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट दिक्कतें हैं। फिर आपका फैटी लिवर एक दिक्कत है, जो अब ये मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं है, ये एक्चुअल बीमारियां हैं। रियल बीमारी। मेरा काम है इनको सेग्रीगेट करना, कि किसका मेंटल है और किसका रियल बीमारी है। Got it. और उसमें कुछ हम बेसिक टेस्ट भी करते हैं, बेसिक नॉन इन्वेजिव टेस्ट, जो मैं काफ़ी हमारी रील्स भी वायरल हुई कि ये 4 टेस्ट अगर आपके नॉर्मल हैं तो आपको नॉर्मली आपका गट हेल्थ बिल्कुल ठीक है। राइट, वो 4 टेस्ट क्या हैं जो आपने बताया लोगों को? कंप्लीट ब्लड काउंट, मैं 4 C से याद कराता हूँ इनको लोगों को ना। ओके, C फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट, C फॉर CRP, सीरम CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, C फॉर सीलियाक सीरोलॉजी जो ग्लूटेन एलर्जी वाला टेस्ट होता है, और C फॉर फीकल कैल्पोटेक्टिन। अगर ये 4 टेस्ट आपके नॉर्मल हैं तो मोटा मोटा आपके मेजर गट हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको नहीं है, मतलब गट हेल्थ डिजीज नहीं है। जैसे IBS एक बहुत कॉमन डिजीज है, बहुत सारे पेशेंट्स, आपने अगर हमारे कमेंट्स की बात कर रहे हैं, राइट, बहुत सारे पेशेंट लिखते हैं मुझे IBS है। राइट। मैं IBS पे आता हूँ, पहले ना GERD इंपॉर्टेंट है। आपने बताया कि जो एसिड है, जो खाने से जब खाना खाते हैं एसिड बनता है, वो इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, बट जब वो एसिड वापस ऊपर आ जाता है तो ये GERD प्रॉब्लम होती है। ऊपर क्यों आता है और वहाँ पे ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। स्ट्रेस एक कारण है, स्ट्रेस भी एक कारण है इसका। कैसे? बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जिसमें स्ट्रेस ही कॉज करता है। जैसे मतलब डायरेक्ट कॉजालिटी है स्ट्रेस की, ओवर ईटिंग, पुअर स्लीप, और जब आप लेटते हैं तो ग्रेविटी का इफेक्ट भी जाता है। देखिए LES जो मैं कह रहा था ढक्कन, वो यूनिडायरेक्शनल वाल्व है, समझ रहे हैं? जैसे आपका टायर होता है गाड़ी का, आप हवा भरते हैं, हवा अंदर जाने देता है, बाहर नहीं आने देता। इसी तरह ये ऊपर से नीचे खाना जाने देता है, नीचे से ऊपर नहीं आने देता। राइट, तभी वो नॉर्मल रहता है, तभी आपको और मेरे को एसिडिटी नहीं है। बट अब कोई बंदा बहुत स्ट्रेस में है, कॉफ़ी ज़्यादा पी रहा है, कॉफ़ी के साथ निकोटीन, डायरेक्ट डैमेज, एसिड प्रोडक्शन बढ़ाता है। सो ये नोन चीज़ें हैं, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, ओबेसिटी, खाना खाते ही लेट जाना, खाना खाते ही मूवमेंट नहीं करना, अल्कोहल, निकोटीन, एक्सेस कॉफ़ी, एक्सेस टी, ये सब GERD के प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। तो इसमें जब ये हुआ है, मानो मैंने ज़्यादा कॉफ़ी पी ली, सो जब हर इंसान को नहीं होगा, बॉडी टाइप पे डिपेंड करेगा। हाँ। तो जब वो मैंने पिया है तो वो एसिड ऊपर कैसे जा रहा है, मतलब इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है? ये सब रिलैक्स कर देता है ना लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को। समझाओ थोड़ा। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एक मसल है, वो रिलैक्स होती है ना इन चीज़ों से, पेपरमिंट से, कॉफ़ी से, चॉकलेट से, इन सब से ये भी रिलैक्स होता है। तो रिलैक्स होता है तो एकदम से ऊपर आता है। ये कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, मतलब ये मसल है, अगर ये जैसे आपकी बाइसेप है, कॉन्ट्रैक्टेड है तो ये टाइट है। अब कुछ चीज़ें जो इसे रिलैक्स कर रही हैं, जब ये रिलैक्स कर रहा है तो ऊपर एसिड आ रहा है। फिर एक और चीज़ होती है, कुछ लोगों में मसल वीकनेस की वजह से ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये ओल्ड एज में होता होगा? हाँ, ओल्ड एज में होता है, कुछ यंगस्टर्स में भी होता है। जो डायफ्राम है, डायफ्राम समझते हैं, एक पर्दा है जो लंग्स और पेट को अलग करता है। वो डायफ्राम इस स्फिंक्टर को खींच के रखता है नीचे अपनी जगह पे। गॉट इट। कुछ लोगों में वो अपनी जगह से ऊपर आ जाता है, जिसको हमारी भाषा में हाइटस हर्निया बोलते हैं। काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होती है जो हमारे क्लिनिक्स में आते हैं, शायद नॉर्मल पब्लिक ना कनेक्ट करे इस वर्ड से,
बट HIATUS हर्निया, हर्निया होता है मूवमेंट फ्रॉम दी नॉर्मल पोजीशन, हाइटस होता है ओपनिंग। तो ये सारी चीजें हैं जो GERD में रोल प्ले करती हैं। मतलब मसल जैसे बेसिकली अगर वीक आप, हो जाती है। हाँ, अगर आप कोई GERD का पेशेंट है, उसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोलते हैं? वेट लूज करिए, ओके, एक्सेस कॉफी अवॉइड करिए, स्मोकिंग अवॉइड करिए, अल्कोहल अवॉइड करिए। ये पहले वो होते हैं। फिर होता है कि रात को आपने 3 घंटे का गैप रखना है खाना खाने में और लेटने में, और पोस्ट मील मूवमेंट जरूर रखनी है। 15 मिनट से आधा घंटा आपको चलना ही चलना है, ठीक है। एंड अगेन हेड एंड ऑफ द बेड हम एलिवेट कराते हैं रात को, क्योंकि इंसान जब लेटता है, देखिए ग्रेविटी एक चीज है, ऊपर से नीचे चीज जाती है, नीचे से ऊपर आने से बचाती है। जब आप सीधे हैं, आप लेट जाते हैं तो रिफ्लक्स ईजी हो जाता है। गॉट इट। तो हम हेड एंड, जो से आप सोए हुए हैं तो हेड को हम ऊपर एलिवेट कराते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चले किसी को? जलन होती है छाती के बीच में, कुछ लोगों को मुंह में कड़वा पानी आता है। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम जिसको हार्ट बर्न बोला जाता है हमारी भाषा में, जो एक मिसनोमर है, मिसनोमर मतलब गलत चीज है, हार्ट नहीं बर्न हो रहा आपका, आपकी फूड पाइप बर्न होती है, सेंटर ऑफ द चेस्ट में बर्निंग होती है। काफी लोग बोलते भी हैं कि जलन सी हो रही है छाती में, पता नहीं लग रहा, वो इस प्रॉब्लम से हो सकता है। गॉट इट। और मैं जो डेटा पढ़ रहा था, GOQII इंडिया फिट रिपोर्ट 2024, ये बताता है कि हाफ ऑफ इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग क्लासिफाइड एज अनहेल्दी। दिस इज, मतलब ये माइंड बॉगलिंग है जो ये स्टैट्स आ रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता था, अब जैसे मैं खुद भी जंक फूड खाता हूँ, तो अब जब मैं पढ़ रहा था मैं भी सोच रहा था क्या हो रहा है बॉडी में, जो कि पता नहीं लग रहा। और फिर मुझे पता लगा कि जो पिज्ज़ा, बर्गर, जंक फूड खाते हैं, जो चाय से बहुत एडिक्टेड होते हैं, उनको सीबो की प्रॉब्लम होती है। हाँ, जरूरी नहीं है कि सीबो की प्रॉब्लम हो। सीबो का फुल फॉर्म है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। क्या है ये? बेसिकली क्या है कि आपका जो इसके लिए आपको माइक्रोबायोम समझना पड़ेगा। जीनोम समझते हैं क्या होता है? कलेक्शन ऑफ जीन्स, आपकी लीवाइज और ब्रांड्स वाली जीन्स नहीं, GENE जीन्स, राइट? तो नहीं, मैं बिल्कुल ही फिर उसमें चल गया ना। नहीं, आपने बोला मजा नहीं आता, तो मुझे तो बहुत मजा आता, बिल्कुल चले जाओ। हाँ, ये जीरो से ही बता दूंगा मैं। हाँ, तो कलेक्शन ऑफ योर जीन्स, आधी जो मम्मी से आई आधी पापा से आई, हाँ, उसे जीनोम बोलते हैं। ओके, वो आपका और मेरा बिल्कुल अलग है, जेनेटिक्स हो गए। ठीक है। इसी तरह कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन योर इंटेस्टाइन को माइक्रोबायोम बोलते हैं। ये भी हर किसी का फिंगरप्रिंट है। अच्छा, हर किसी का अलग है। ओके। ये डिसाइड होता है आपकी पैदाइश से। आपकी मम्मी से आपका जो बर्थ हुआ वो वजाइनली हुआ या सिजेरियन सेक्शन से हुआ, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन में स्किन वाले बैक्टीरिया आएंगे, वेजाइनली में वेजाइना वाले बैक्टीरिया आएंगे। फिर आप पैदा हुए, आपको फर्स्ट मिल्क ऑफ योर मदर मिला कि नहीं मिला। इंडिया में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि पहला मिल्क डिस्कार्ड कर दो माँ का, जबकि वो सबसे हेल्दी चीज होती है, उसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं। मतलब इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट चीज अगर बच्चे को पैदा होते आप दे सकते हो तो माँ का पहला दूध देना चाहिए। और इंडिया के गाँव में और बहुत सारे अर्बन एरियाज में भी उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो आपको वो मिला कि नहीं मिला। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज अ रिकमेंडेशन कि 6 महीना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए बच्चे की, कि माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं मिलना चाहिए बच्चे को। तो 6 महीना ब्रेस्ट फीड हुआ बच्चा कि नहीं हुआ, ठीक है। पहली बार टॉप फीड कब मिली? टॉप फीड मतलब माँ के दूध के अलावा पहली बार कब मिली? फिर एक्सपोजर टू मड, मिट्टी में खेला बच्चा, नहीं खेला, ठीक है। फिर बच्चे ने बड़े होते हुए स्मोकिंग, अल्कोहल का एक्सपोजर हुआ नहीं हुआ, एंटीबायोटिक्स कितने खाए गए बचपन से लेकर बड़े तक। ये सब डिसाइड करता है कि आपका माइक्रोबायोम कैसा होगा। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है हमारे इंटेस्टाइन में। इनका एक बैलेंस है, जैसे ये बैलेंस है, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। इसको बोलते हैं यूबायोसिस, इंग्लिश में EUBIOSIS, इक्विलिब्रियम बिटवीन बैक्टीरिया, यूबायोसिस। किसी कारण से अब जो बैड बैक्टीरिया बैड पूरी तरह नहीं होते। बेसिकली कुछ ना इंटेस्टाइन में डिविजन्स है नेचुरल, नेचर के दिए हुए, कि यहाँ पे यही बैक्टीरिया ग्रो करेगा। जैसे पेट में एसिडिटी है तो एक ही बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, इसका नाम H. पाइलोरी है, जो आपको दिक्कत भी देता है, इंडिया में कॉमन बीमारी भी कॉज करता है वो। स्मॉल इंटेस्टाइन में एरोब्स उगते हैं। एरोब समझते हैं आप? जैसे आप और मैं एरोब्स हैं, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए हो। लार्ज इंटेस्टाइन में एनारोब्स उगते हैं।
एनारोब्स मतलब जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये इनकी नॉर्मल जगह है। अगर एनारोब्स स्मॉल इंटेस्टाइन में उगने लग जाएंगे तो इसे बोलेंगे सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। पर उनको वहां उगने के लिए क्यों नहीं उग पाते स्मॉल इंटेस्टाइन में? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक नॉर्मल प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, जो मूवमेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मूवमेंट की वजह से, और क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके रिस्पॉन्स में पैनक्रियाज अपना बहुत ही अल्कलाइन, मतलब बहुत ही पीएच जिसका हाई होता है, बहुत ही अल्कलाइन फ्लूइड बनाता है, जिसकी वजह से एनारोब्स स्टेरलाइज हो जाते हैं। अब अगर कोई आपको मोटिलिटी डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज, कुछ रेयर डिसऑर्डर जिनका नाम नहीं लेना चाहता, या आप एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या आप ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जो आपकी गैस्ट्रिक एसिड को मार रही हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एनारोब्स उगने लग जाते हैं। इसे बोला जाता है SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसमें क्या होता है, जो एनारोब्स हैं वो फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो जो आप खाते हैं उसे फर्मेंट करने लग जाते हैं, तो इन लोगों को ब्लोटिंग और एक्सेस गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। बट फिर भी मैं आपके चैनल के थ्रू एक बात लोगों को बताना चाहूँगा कि सीबो बहुत ही ओवर डायग्नोज हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। इतना कॉमनली होता नहीं है जितना कॉमनली वो डायग्नोज्ड है। राइट। अब इसमें क्योंकि आपने बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर ली, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मुझे माइक्रोबायोम जो बताया आपने, जो कि माँ के बचपन से आता है, और तो वो जो माइक्रोबायोम है उसका पर्पस क्या है, उससे होता क्या है? सर माइक्रोबायोम आपकी बहुत चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ। जैसे आपकी गट परमिएबिलिटी, लीकी गट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आपकी गट के नॉर्मल, देखो होता क्या है, फाइबर खाते हो आप, सैलड्स, वेजीज, चिया सीड्स, ओट्स, फाइबर पे गट बैक्टीरिया फीड करते हैं और एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसे ब्यूटायरेट बोला जाता है। ये ब्यूटायरेट आपके 4 कार्बन वाला जो एसिड है, इसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड बोला जाता है, और ये आपकी गट के सेल्स की न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपकी नॉर्मल गट लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए इन बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है, माइक्रोबायोम का। ओके। और ये ब्यूटायरेट इन सेल्स के जंक्शन, मतलब देखिए सेल्स है ना, आपस में टाइट है, तो आपकी गट में जो गलत चीज बन रही है वो ब्लड में नहीं जा रही है। सपोज बैड बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करेंगे तो इतना अच्छे से ब्यूटायरेट या पेट्रोल नहीं बनेगा आपके गट के सेल्स का, तो आपके गट के सेल्स लीकी हो जाएंगे, और जो बैड बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन बनाएंगे या गंदी टॉक्सिन बनाएंगे वो ब्लड में जाएगी। मतलब इसको अगर मैं सिंपली बोलूँ कि गट की जो लाइनिंग है, बेसिकली गट को प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रोबायोम यूज होता है। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छे से यूज होता है। और माइक्रोबायोम अभी इतना इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है कि कुछ स्टडीज ऐसा भी कहती हैं कि आपकी फैटी लिवर गट माइक्रोबायोम से रिलेटेड है, आपके कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, एल्जाइमर्स, पार्किंसन, ये भी गट माइक्रोबायोम से रिलेटेड हैं। और ये एवर इवॉल्विंग साइंस है, अभी भी इतना ईजी नहीं है समझना, मैं तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बट ये एवर इवॉल्विंग साइंस है। बट येस, गट माइक्रोबायोम का बहुत बड़ा रोल है। और आपने क्योंकि सीबो बोला, तो सीबो को समझने के लिए गट माइक्रोबायोम समझना बहुत जरूरी है। सीबो का मतलब सिंपल है, गलत जगह पे गलत बैक्टीरिया। राइट। माइक्रोबायोम जो आपने बताया, ये क्या इसी को गट बैक्टीरिया बोलते हैं? हाँ, गट बैक्टीरिया फॉर्म द गट माइक्रोबायोम। कैसे? गट बैक्टीरिया, माइक्रोबायोम कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया है। माइक्रोबायोम कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियाज है। ओके। और ये जो बैक्टीरियाज हैं ये बॉडी में बनते जा रहे हैं बचपन से, और वो बेसिकली मेरा प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? ये दही में रखा हुआ ना आपने, तो इसमें लैक्टोबैसिलस तो है, बैक्टीरिया। राइट। तो बेसिकली जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ रहे हैं, तो ये क्या कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है माइक्रोबायोम? हाँ, चेंज हो सकता है ना, चेंज हो सकता है, बट रीसेट हो जाता है जनरली। एक बेसिक लेवल होता है उसका, वो जो बचपन से आ रहा है, माँ से आ रहा है। हाँ। बट आप एंटीबायोटिक खाते रहोगे तो गुड बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं बैड बैक्टीरिया से। तो जैसे गुड बैक्टीरिया ज्यादा मरेंगे, इसलिए एंटीबायोटिक खा के डायरिया भी तो होता है, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। माइक्रोबायोम खराब कब होने लग जाता है? यही आप एक्सटर्नल फैक्टर्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, मोटापा हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज मिनिमम हो गई, एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स, ये सब खराब करता है। राइट। उसकी लाइनिंग खराब कर रहा है बेसिकली। गॉट इट। तो अब मुझे आप ये बताइए, इसका जो हमने सीबो की बात की थी, तो सीबो का इससे क्या लिंक था? क्या उसमें बेसिक उसमें उस सीबो की प्रॉब्लम कहाँ पर आती है और क्यों आती है? सीबो की प्रॉब्लम आती है जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन वाले बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं। ओके। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? ब्लोटिंग, एक्सेस गैसेस,
क्या कहते हैं, एब्डोमिनल पेन, राइट। ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो जब सीबो खराब होता है तब माइक्रोबायोम भी खराब होता है? हाँ, माइक्रोबायोम के इम्बैलेंस, मतलब गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया के इम्बैलेंस से ही तो सीबो हो रहा है। गॉट इट। बेसिकली एक गट है, तो गट की अगर लाइनिंग में मेरी माइक्रोबायोम है, तो अगर बेसिकली एक लड़ाई में अंदर कोई जा रहा है तो ये तोड़ी है दीवार तभी तो अंदर गया है, तो तभी सीबो होता है। हाँ, सीबो आप थोड़ा सा ये समझिए कि एक आपके घर पे मैंने कब्जा कर लिया ना, तो सीबो है। मेरा घर तो था ही, मैंने आपको आपके घर से निकाल दिया और आपके घर पे कब्जा कर लिया, क्योंकि मोटापा हो रहा था, जो भी हो रहा था, ब्लोटिंग हो रही थी, मोटापा हो रहा था, कारण जो भी था, चाहे एंटीबायोटिक्स थे, चाहे जो भी था, मेरे पास कोई भी बंदूक थी, वो रख के मैंने आपको घर से निकाल के आपके घर में घुस गया। इसी तरह जो लार्ज इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में घुस गया, कुछ बाहर से किया गया जिसकी वजह से बैलेंस खराब हो गया। अच्छा, ये कैसे, अब जैसे इसमें भी ब्लोटिंग बोला, अब ब्लोटिंग काफी प्रॉब्लम से लिंक किया जाता है, अब हम स्पेसिफिक कैसे, अब अगर कोई भी जानना चाहे कि मुझे सीबो की प्रॉब्लम है कि नहीं, जैसे आप भी बता रहे हैं कितना है नहीं जितना हो रहा है, तो कोई क्या चीज है जिससे कि क्लियरली पता चले कि लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, ये एक ब्रेथ टेस्ट होता है, सांस लेने वाला टेस्ट होता है, और इसमें एक सोल्यूशन पिलाया जाता है। अच्छा, क्योंकि वो एनारोब्स उसे तोड़ते हैं और आपकी ब्रेथ में वापस आता है। अच्छा, हाइड्रोजन आपकी ब्रेथ में आता है लैक्टोज फर्मेंट होके। घर पे कोई कर सकता है कुछ ऐसा है जिससे पता लग सकता है? नहीं, दोनों कोई कुछ तो कहीं तो आने पड़ेगा, कहीं तो जाना पड़ेगा। सीबो क्या कोई पॉइजन रिलीज करता है जिसका नाम एलपीएस है? लाइपोपॉलीसैकेराइड, मैंने आपको बताया तो, टॉक्सिन, हाँ, उसको साइंटिफिकली एलपीएस बोलते हैं, लाइपोपॉलीसैकेराइड। ओके, क्या कैसे आता है ये? बैड बैक्टीरिया बनाते हैं। जब बैड बैक्टीरिया, मैंने आपको बता दिया, सीबो का मतलब है बैड बैक्टीरिया की जीत हो गई गुड बैक्टीरिया। हाँ, अब मेरे घर के अंदर आ गया। हाँ, हाँ, अब जो नॉर्मली गुड बैक्टीरिया बैलेंस करके गुड बैक्टीरिया का पदार्थ बन रहा था वो तो बन नहीं रहा, पर बैड बैक्टीरिया का बन रहा है। बैड बैक्टीरिया जो पदार्थ बनाते हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जिसको एंडोटॉक्सिन बोला जाता है नॉर्मल भाषा में। एलपीएस लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है जो उसका केमिकल है एंडोटॉक्सिन का, तो ये लीकी गट कराता है। ये लाइपोपॉलीसैकेराइड आपके ब्लड में जाता है तो सिस्टमिक एंडोटॉक्सीमिया, मतलब इन्फेक्शन की तरह काम करता है, उसके अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी काम करती है। तो ये आपकी इम्यूनिटी, एक इम्यून रिस्पॉन्स उस बैड बैक्टीरिया के पदार्थ के अगेंस्ट, मतलब एक इम्यून चैलेंज को, इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स आता है उसके अगेंस्ट। तो एलपीएस जो आप बोल रहे हैं वो बैड बैक्टीरिया की टॉक्सिन कहलाती है। गॉट इट। और वो जो टॉक्सिन है जहां पर जाती है वहां पर वो प्रॉब्लम हो जाती है, हाँ, राइट, ब्लड में जाएगी तो होगी ना, टॉक्सिन है वो। कहाँ क्या क्या मेजरली, जैसे जो पेशेंट्स आते हैं आपके पास जिस पे एलपीएस की प्रॉब्लम होती है, कहाँ इश्यूज हो रहे होते हैं? सर, कुछ एक्ने हो सकता है फूड रिलेटेड। ओके, जैसे आप कुछ लोग होते हैं इनके बैड बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं तो उनको एक्ने हो सकते हैं गट रिलेटेड, जैसे गट स्किन एक्सेस बोलते हैं। फिर ये टॉक्सिन आपके फैटी लिवर भी कराती है, जो मैंने आपको ऐसे बताया कि स्टडीज़ हैं कि गट माइक्रोबायोम और गट बैक्टीरिया के इम्बैलेंस से आपको फैटी लिवर भी होता है। राइट, तो ये सब चीज़ें हैं जो प्ले करती हैं एक रोल। गट बैक्टीरिया को नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं? दही, द बेस्ट प्रोबायोटिक इन द वर्ल्ड। और कुछ दही के अलावा? फाइबर, 2 तरह का फाइबर होता है जो बहुत जरूरी है, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। ओके, सॉल्युबल फाइबर आपके पानी में घुल जाता है, जेल बनाता है, जैसे इसबगोल, साइलियम मस्क, या चिया सीड्स, या फ्लैक्स सीड्स, या ओट्स, फ्रूट्स, एप्पल। ये आपकी स्टमक में जाता है, अगर आप पानी ढंग से पी रहे हैं जेल बनाता है, आपको हेल्प करता है, आपके जैसे ही जिस स्पीड से आपका शुगर बढ़ना होता है उसको रोकता है। ओके, आपके फैटी एसिड को बाइंड करके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की स्पीड को कम करता है। और इनसॉल्युबल फाइबर आपकी गट बैक्टीरिया को फीड करता है, गुड गट बैक्टीरिया को ग्रो करवाता है, ब्यूटायरेट बनवाता है और झाड़ू की तरह आपके इंटेस्टाइन को साफ करता है। तो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। फाइबर ना आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाता, फाइबर बना ही आपके गट बैक्टीरिया के लिए। क्या क्या खाते हैं के लिए बोलते हो हाई फाइबर डाइट के लिए? ये सॉल्युबल फाइबर मैंने आपको बताया, हाँ, इसबगोल, इसको साइलियम मस्क बोला जाता है, चिया रोज सीड्स। पी सकते हैं ये सबको? सर देखो, मेडिकली किसी भी चीज़ की जो मेडिसिनल वैल्यू होती है उसको कभी भी हम ऐसे नहीं बोलते कि आप हर रोज ले लो, ठीक है? मतलब हर पेशेंट, प्रिस्क्रिप्शन एक अलग चीज़ है, अवेयरनेस एक अलग चीज़ है। चिया सीड्स आप रोज ले सकते हैं क्योंकि वो फूड है, इसबगोल पूरी तरह फूड नहीं है। ओके, ओके, फूड एडवाइस करूंगा आपको, फाइबर लेना ना, 2 एप्पल हर रोज लीजिए,
पढ़ा है ना आपके बारे में? बिल्कुल लाल रखा हमने तो। 2 एप्पल लीजिए आप, ग्रेप्स में बहुत अच्छा फाइबर है, राइट? आप गुआवा लीजिए सर, मतलब गुआवा इतना ज़्यादा सिंपल फ्रूट है जो इतना अंडररेटेड है, मतलब उसमें इतना ज़्यादा विटामिन सी है, राइट? ब्लूबेरी आपको फैंसी लगता है, और विटामिन सी तो आपके गुआवा में ज़्यादा है। तो आप ये कर लीजिए 2 एप्पल, एक क्या कहते हैं, एक गुआवा, एक ऑरेंज, आपको काफ़ी फाइबर मिलेगा। एक ग्रीन लीफ वेजिटेबल हर रोज ले लीजिए, कोई भी। आप क्या लेते हो सुबह? मैं तो, मेरा तो फेवरेट है 2 eggs विद कर्ड एंड चिया सीड्स। मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। मैंने अराउंड 40 kgs वेट लॉस किया है खा के 3-3.5 साल में। ये 110 किलो था मैं, हाँ जी। मतलब इन द सेंस दैट ब्रेकफास्ट हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ पावर, क्योंकि प्रोटीन है उसमें, फाइबर है। तो होता क्या है कि जब आप प्रोटीन और फाइबर और प्रोबायोटिक साथ में लेते हो तो बेसिकली आपको फुलनेस बहुत टाइम के लिए मिलती है, तो शुगर क्रैश नहीं होता। सपोज मैं कोई ऐसी चीज़ ले लूँ जो बहुत ज़्यादा कार्ब लोडेड है, तो एकदम क्या होता है, शुगर स्पाइक करता है और एकदम से क्रैश करता है। तो एकदम, जैसे आलू पराठे खा के आ गया मैं तो मुझे 11 बजे एक दोबारा भूख लगेगी, अगर मैंने 8-9 बजे खाया तो पेट भर के कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा, स्नैकिंग होगी। क्यों? बिकॉज वो एकदम से शुगर स्पाइक करेगा। आलू पराठे? हाँ, मतलब पूरा ही कार्ब हो गया ना, भर भर के। हाँ। और फिर एकदम से वो जैसे ही आपकी शुगर जो स्पाइक करी है वो फॉल करेगी, आपको भूख लगेगी। फाइबर के साथ क्योंकि आपका अब्जॉर्प्शन धीरे हो जाता है हर चीज़ का, तो वो जो शुगर स्पाइक होती है वो डिलेड होती है, और डिलेड नीचे आती है, तो फुलनेस ज़्यादा टाइम के लिए मिलती पर है। ऐसे तो काफी देर से लोग यही बोलते रहे कि ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी होना चाहिए, फिर लंच हाँ, को होना लाइट खाओ, चाहिए। फिर डिनर को और लाइट नहीं, खाओ। बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा। मैं मतलब आप अगर मेरा ब्रेकफास्ट देखोगे तो अच्छा खासा हैवी है। और लंच में क्या लेते हो फिर? डिपेंड करता है कितना टाइम मिला मेरे को। कल क्या लिया? कल मैंने लंच नहीं किया, कल मैंने डिनर किया। नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं एक्चुअली काफ़ी बिजी था। मतलब वो ये डिपेंड करता है, क्योंकि डॉक्टर्स आर द पुअरेस्ट पेशेंट्स, क्योंकि हम मरीजों का ख्याल रखते रखते अपना नहीं रख पाते। टाइम देखते हो? किस चीज़ का? कितने बजे डिनर कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो? ब्रेकफास्ट तो सही टाइम पे होता है मेरा, कितने बजे? 7:30-8। ओके। ब्रेकफास्ट सही टाइम पे होता है, लंच का पता नहीं होता मेरे को। और डिनर? डिनर 8-8:30-9। 8:39। और कई बार 10 बज जाते हैं, कई बार 11 बजते हैं। वो डिपेंड करता है कि मैं शाम को क्लिनिक से कितने बजे फ्री हुआ। तो मंडे सैटरडे थोड़ा लेट हो जाता है, जैसे आज सैटरडे है तो आज लेट हो जाएगा। ट्यूसडे वेडनेसडे थोड़ा ओपीडी लाइट होती है, मिड वीक तो उस दिन ठीक रहता है। थर्सडे मैं काम नहीं करता शाम को, तो उस दिन 7 बजे कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा इरेटिक रहता है। और शाम को मैं अपनी डॉटर के साथ स्विमिंग जाता हूँ, तो उस पर भी डिपेंड करता है मैं गया नहीं गया, तो बहुत इरेटिक रहता है। बट मतलब आई ईट हेल्दी नाउ, रीच दैट जोन इन लाइफ जहाँ पे काफ़ी जब मैं अपना को इस्टेब्लिश कर रहा था ना बॉस फील्ड में, तब मैंने कुछ नहीं देखा, तो इसलिए मैंने वेट गेन किया दबा के। तब तो ये था कि जो आ रहा है आने दो, कभी फूड डिलीवरी ऐप से बर्गर आ रहे हैं, कभी पिज्ज़ा आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे था 15 मिनट में क्या खा सकता हूँ मैं। अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान जाता है, क्योंकि अब लगता है कि नहीं, मतलब आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मतलब अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मेरे ब्रेकफास्ट लंच डिनर में मत जाओ, बट मैं आपको चीज़ सही बताऊंगा। तो मेरा मानना ये है कि आप कार्ब ज़रूर लीजिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मत लीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बहुत अच्छे हैं आपके लिए, फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, उसमें भी बहुत कुछ है। बट फाइबर और प्रोटीन एक्चुअली इंडिया में डेफिशिएंट है। 70% इंडिया फाइबर डेफिशिएंट है, प्रोटीन तो भूल ही जाओ। राइट। हम आएंगे फूड के सेक्शन पे आएंगे। मुझे अब ये बताइए कि ऐसा क्यों कहते हैं कि 70% जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो गट में होता है? वाई? क्या कनेक्शन है इम्यून सिस्टम का और गट का? आपके गट बैक्टीरिया ही इम्यूनिटी का बहुत बड़ा पार्ट है, और सबसे पहला बैरियर ही एक्सटर्नल वर्ल्ड का सबसे पहले स्किन है। उसका जो भी गंद आप डाल रहे हो, जो भी गंद आप मुंह में डाल रहे हो, वो उससे क्या बचा रहा है आपको? पहला लाइन ऑफ डिफेंस ही आपका पेट आ गया ना। पेट का एसिड क्या करता है? गंदे बैक्टीरिया को भी तो मारता है, तो भी तो इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है, पहले मुझे समझाइए। आपकी बॉडी का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बाहर की गंदगी से। आप शराब पी रहे हो, सबसे पहले किसको इंजरी मिल रही है? पेट को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, फिर लिवर को। ये सारे गट के पार्ट हैं। आप गंदा खाना खा रहे हो, सबसे पहले कौन उसे टैकल कर रहा है? आपकी गट। तो डेफिनेटली इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। फिर एक चीज़ होती है
जिसे लोकल म्यूकोसल इम्यूनिटी बोलते हैं। आपके इंटेस्टाइन में ऐसे सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं उन गंदे पदार्थों के अगेंस्ट। तो डेफिनेटली आपके गट के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल पे आपको प्रोटेक्ट करता है। जब हम बोलते हैं हमारे गट के अंदर एक मैकेनिज्म है इम्यूनिटी का, तो इसको हम बोलते हैं कि क्या मतलब इम्यूनिटी को हम बैक्टीरिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? बैक्टीरिया एक पार्ट है आपकी इम्यूनिटी का। उस गट में जो इम्यून सिस्टम है उसमें बैक्टीरिया का अपना रोल है, इम्यून सेल्स का अपना रोल है, एसिड का अपना रोल है, जो आपकी लाइनिंग है उसका अपना रोल है। ये कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड मैकेनिज्म है आपके, जो ऊपर वाले ने, भगवान ने या फिर नेचर ने आपको बना के दिया। गट पे इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है? आपकी गट का वो पार्ट जो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की गंदगी से बचा रहा है। इज इट अ विजिबल ऑर्गन? No. ओके। मतलब माइक्रोस्कोपिक है। इसको हम बैक्टीरिया बोलेंगे, जैसे आप बोल रहे बैक्टीरिया के अलावा भी है, तो अलावा क्या है? बैरियर भी तो है। लाइनिंग जो कह रहे हो? हाँ, एसिड भी है। एसिड भी इम्यूनिटी का पार्ट है। आपके पेट में जो एसिड है वो भी तो कितने सारे बैक्टीरिया को मारता है जो आप खाते हैं। ओके, गॉट इट। अब मुझे समझ आया, बेसिकली इम्यूनिटी हो गया जो भी हमें एक बॉडी में कुछ भी जो गलत हो रहा है उससे बचा रही है, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। बिल्कुल, Correct? बिल्कुल राइट। और मेजरली जो इम्यूनिटी होता है वो हमारा गट में होता है। बिल्कुल। जैसे- मतलब हाँ, एक मेजर पार्ट उस इम्यूनिटी का गट में है। जब हम बोलते हैं इम्यूनिटी खराब हो रही है, जल्दी बीमार हो जाता है, इसका क्या मतलब है? ओवर सिंप्लीफाइड चीजें हैं ये। ऐसे नहीं होता, इम्यूनिटी ऐसे खराब नहीं होती। तो कैसे खराब होती है? पर्टिकुलर बीमारियां होती हैं जिसमें इम्यून सिस्टम खराब होता है, इसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट बोलते हैं। ऐसे नहीं इम्यूनिटी खराब होती चलते फिरते आदमी की, मैंने बोल दिया इम्यून सिस्टम खराब हो गया मेरा, या मैं ग्लूटेन एलर्जिक हूँ या मुझे सीबो है। ऐसे नहीं होता, ये ओवर सिंप्लीफाइड है। हेल्थ एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इतना ईजी नहीं है कि मुझे 4 दिन में जुकाम हो रहा है तो मेरी इम्यूनिटी कमज़ोर है। ऐसा नहीं होता। बल्कि इम्यूनिटी हर इंसान की नॉर्मल होती है, अनलेस एंड अनटिल आपको कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, इनकी मैं बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि हम वेलनेस की तरफ रहना चाहते हैं, हेल्थ की तरफ रहना चाहते हैं। वो रेयर भी हैं और ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को पूरी तरह मार देते हैं। वो एक डिफरेंट बॉल गेम होती है। गॉट इट। इम्यूनिटी में बी सेल्स और टी सेल्स क्या रोल प्ले करते हैं? बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं मेनली बैक्टीरिया के अगेंस्ट, एक्सटर्नल बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। टी सेल्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। जो टी सेल्स होते हैं वो वायरसेस के अगेंस्ट अटैक करते हैं मेनली, अगर मैं सिंप्लीफाई कर पाऊँ अपने लिसनर्स के लिए तो। और सिंप्लीफाई करो थोड़ा। बैक्टीरिया आया, वो एक एंटीजन एंटीबॉडी समझते हैं आप? मैंने सर इंजीनियरिंग किया ना। बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ गंदगी को टैकल करने के डिफरेंट हथियार हैं शरीर के। और ये गट में होते हैं? बी सेल भी होते हैं, टी सेल भी होते हैं। ओके। मैं वहां तक जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि आप जिस मॉलिक्यूलर लेवल पे अब बात कर रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड साइंस है। आज तक मुझे मैं कम से कम 25वां पॉडकास्ट होगा किसी ने बी सेल टी सेल की बात नहीं करी है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ हम इसके बारे में ज़्यादा बात करें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है फॉर एनीवन, मतलब इवन फॉर आवर डिस्कशन। व्यूअर्स को तो छोड़ो। बट ऑनेस्टली मैं बताऊं, अगर मुझे क्या लगता है, इंडियन पॉडकास्ट इवॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल पॉडकास्ट देखेंगे उसमें ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो आगे 10 साल के लिए होते हैं। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राइट। आई हैव नो इश्यूज टॉकिंग अबाउट इट। मैं तो Yeah. आपको टी सेल मुझे बहुत मजा आ रहा है ऑनेस्टली। मैं तो TH1 TH2 भी आपको डिवाइड कर दूंगा। टी सेल भी 2 तरह के होते हैं, CD4 CD8। नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। मतलब मुझे पता है आप वो कर सकते हैं। बट माय आइडिया इज कि जो शायद आगे, मतलब मैं जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं, मेरा आइडिया होता है 10 साल बाद क्या कोई देख सकता है ये। आई थिंक लाइक दिस। सो अब जो मैंने जैसे आपको बताया, जो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, माय आइडिया वाज नॉट टू डिस्कस। नहीं, बिल्कुल सही है। आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली। बट वही है कि आपने सवाल जो पूछा वो इतना अच्छा है, इतना साइंटिफिक है कि किसी MBBS के बच्चे से ही पूछा जा सकता है जो पढ़ाई कर रहा है कि बी सेल और टी सेल क्या करता है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। इसको ना नाम दिया था, इम्यूनिटी के 2 पार्ट होते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है वो बी सेल बनाता है, जो एंटीबॉडीज बनती है। जो वैक्सीनेशन होती है ना, वो एंटीबॉडी जो बनती है बी सेल बनाता है। फिर क्या होता है, बी सेल एक मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब प्लाज्मा सेल में। बी सेल का एडवांस फॉर्म होता है प्लाज्मा सेल, जो एंटीबॉडीज बनाता है। राइट।
राइट? टी सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वायरसेस के अगेंस्ट काम करता है। HIV सुना है आपने? उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी होती है वो टी सेल बनाता है। ओके। बी सेल टी सेल दोनों होते हैं, गट में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। अगर इसको मैं बेसिकली ऐसा समझूं कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे बुखार हो रहा है, एक बैक्टीरिया मेरे गट में आ रहा है, तो इम्यूनिटी के भी ये जो बैक्टीरिया है, बी सेल और टी सेल, ये जाते हैं और उससे लड़ते हैं और उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसा समझ सकते हैं? यस, सीज फायर होगी दोनों के बीच में। सीज़फायर। या तो कोई जीतेगा हाँ। या दोस्ती होगी। अब ये जीतना और हारना कैसे तय होता है ताकत पे और इंटेंसिटी कैसे पता चलती है? रिएक्शन आएगा आपकी बॉडी में, फीवर आएगा, इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स होता है। फीवर जब भी आता है आपको, वो इम्यून रिस्पॉन्स ही तो है। मेरे पूछने का मतलब ये है, फीवर आया मतलब बी सेल या टी सेल कोई हारा, सही बोलूं? नहीं, क्यों? अभी तुमने बोला इम्यूनिटी से वो लड़ रहे हैं। तो फीवर जब आएगा तो इम्यूनिटी जीत रही है ना। लड़ाई इम्यूनिटी तो हारेगी ना जब फीवर आ रहा है। नहीं, क्यों? ये तो प्रो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ फिर? स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ? मैं जब बोलता हूँ मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जब हम बोलते हैं बाहर जो बच्चे हैं, आप देखो जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, वो बाहर ऐसी गर्मी में भी पैदल चल लेते हैं, तो हम बोलते हैं भाई इनका इम्यूनिटी अंदर का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। वो क्यों स्ट्रॉन्ग हुआ? तो जब आपने बोला एंटी वैक्सीनेशन होता है और इससे जो लड़ता है बी सेल और टी सेल, तो वो उनसे लड़ रहा है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है तो basically। वैक्सीन के बाद आपकी शादी नहीं हुई ना? नहीं, मेरी शादी नहीं। मतलब आपकी फैमिली में बड़ा भाई बहन है कोई? नहीं। आपके एक्सटेंडेड फैमिली में बच्चे हैं कोई? मतलब उनको वैक्सीन लगी, वैक्सीन के बाद फीवर आता है, तो वैक्सीन लगने के बाद जब फीवर आता है तो वो इम्यूनिटी हारती है कि जीतती है? फीवर आना इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स का मार्कर है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो फीवर नहीं आएगा। ओह, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। फीवर वो साइटोकाइन से आता है जो आपकी इम्यूनिटी बनाती है। मतलब किसी को अगर बुखार हो रहा है मतलब इम्यूनिटी सही है। यस, वो इम्यून सिस्टम का मार्कर है, वो इम्यून एक्टिविटी का मार्कर है दोस्तों। अच्छा, अब मुझे बताइए इम्यूनिटी हारती कब है? बी सेल टी सेल हारेंगे कब और कैसे पता चलता है क्या हुआ है किसी को जो बॉडी में वो फील कर रहा है? काफी अच्छे से समझा सकता हूँ आपको। कॉलरा का नाम सुना है आपने? पहले बहुत कॉमनली पानी से होता है ना? इन्फेक्टेड पानी से होता है। तो इंसान के क्या सिम्टम होते हैं? 25 बार बिल्कुल पानी जैसी लूज स्टूल आए। आपने स्टूल में देखा कॉलरा बैक्टीरिया दिखा, तो कैसे आया आपको 25 बार ये लूज स्टूल? क्योंकि कॉलरा बैक्टीरिया जीत गया। अब आपने पानी पूरी खाई, जो पानी पूरी वाला था वो अपनी अभी बिग जॉब करके आया था, उसके हाथ में उसने हाथ भी नहीं धोए थे, नेल्स में उसके वो थे, मतलब अपने पोटी के कण थे, उसने वो पानी के अंदर डाला और स्वाद बहुत आ रहा है। आपने खा लिया। तो आपको हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई हो गया, आपको जॉन्डिस हो गया, तो इम्यूनिटी हार गई। पर 4 लोगों ने खाया था, एक ही को हुआ, बाकी 3 को तो और ज्यादा टेस्टी लगे, वो तो दोबारा उसी के पास जा रहे हैं। तो उन 3 की इम्यूनिटी ने उसके बिग जॉब के बैक्टीरिया को हरा दिया, वायरस को हरा दिया, एक नहीं हरा पाया। राइट, गॉट इट, अब समझ आया। अब मुझे यहाँ पे अब इसके आगे हम और चलते हैं। एक हारा और 3 जीते, राइट? वो जो एक की इम्यूनिटी हारी है, उसकी इम्यूनिटी क्यों हारी? ये कोई नहीं बता सकता आपको, ये कोई नहीं बता सकता आपको। अब हेपेटाइटिस ए अगर हुआ तो उसकी वैक्सीन नहीं लगी थी। कहते हैं एक बार चिकन पॉक्स हर किसी को होता दोबारा नहीं होता, क्यों नहीं होता? मैं तो कहते क्यों नहीं होता दोबारा? होता है, जोस्टर होता है, वो रीएक्टिवेशन होती है। इसका मतलब होता है चिकन पॉक्स वो वायरस है जो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक बार एक्सपोज हो जाता है तो आपकी मेमोरी होती है। एक इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, इस पे वैक्सीनेशन डिपेंडेंट है, जिसको बोलते हैं मेमोरी। ये वाली चीज मैंने पहले देखी हुई है। नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर क्या हो सकते हैं? विटामिन सी है आपका नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर। एक्चुअली ना, मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। अगर कोई आर यू आस्किंग फॉर फूड्स? यस। विटामिन सी रिच फूड्स जैसे लेमन, आंवला, ऑरेंज, गुआवा, ये हैं बहुत बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स हैं। बट अगेन, एक नॉर्मल इंसान को सिर्फ खाना इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए देने की जरूरत नहीं है। इम्यूनिटी बूस्टिंग के चक्कर में जो सप्लीमेंट्स बिकते हैं वो बहुत बड़ा स्कैम है। नहीं, अश्वगंधा, मुलेठी। अश्वगंधा प्रूवन है, इट्स अ हेपेटोटॉक्सिक एजेंट। हेपेटोटॉक्सिक समझते हैं सर, पर पीछे इतने लोग खाते रहे हैं, वो तो बिल्कुल ठीक रहे हैं अब अश्वगंधा। रिसर्च आर्टिकल पढ़िए सर,
कितने सारे हैं। सर आपकी मदर भी तो आयुर्वेदिक डॉक्टर थी, हैं? उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने क्या बताया? वो तो कहते हैं कभी मत लेना गलती से भी। अश्वगंधा। क्यों? सर अश्वगंधा आप पढ़िए पेपर, उसमें कितनी मर्क्यूरी और कितना ज़्यादा वो रूट है ना, वो कितना उसे अब्जॉर्ब करता है, कितनी हैवी मेटल टॉक्सिन इंजरी हुई है, लिवर इंजरी हुई है। कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी का काफ़ी बड़ा कॉज है इंडिया में, काफ़ी बड़ा। तो पहले जो लोग खाते रहे हैं, जो बोलते हैं पुराने पूर्वज खाते रहे हैं, तो वो क्यों खाते थे फिर? कुछ तो वजह होगी। पर साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक बिल्कुल नहीं है। मेरे कितने सारे डॉक्टर हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, मेरे को दिखाते हैं, वो खुद कहते हैं उनको खुद विश्वास नहीं है अपनी साइंस में। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो प्योर, मैं रिसर्च आर्टिकल आपको खोल के पढ़ा सकता हूँ अभी कि कितने रिसर्च आर्टिकल हैं कि कितने लोगों को लिवर इंजरी, कितने लोगों को ये सब हुआ है इसकी वजह से। राइट। तो आप जो रिकमेंड कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं विटामिन सी खाओ, नींबू ले लो, और विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाइए, फाइबर फाइबर कौन से हैं बताओ इसमें, विटामिन सी वाले, विटामिन सी रिच। गुआवा पड़ा है आपके पास? गुआवा नहीं, Orange। गुआवा खा सकते हैं। हाँ, ऑरेंज, ऑरेंज, लेमन, आंवला, राइट। बहुत है। राइट। ये पता लग सकता है किसी को कि उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है? नहीं हो रही कमजोर। अगर ये बीमारी हो रही है जो इन्फेक्शियस डिसीजेज है, तभी पता चल रहा है। गॉट इट। मैं पढ़ रहा था अबाउट किम कार्दाशियन, बिलियनर्स, ये स्टेम सेल थेरेपी लेते हैं, और जो स्टेम सेल थेरेपी है, मुझे पता चला कि ये जो बॉडी के डैमेज्ड ऑर्गन्स हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। यस, इस रिसर्च चल रही है, इस पे प्रूवन नहीं हुआ है। स्टेम सेल होता क्या है ये समझना पड़ेगा। हाँ, और इसका गट से क्या लेना देना मुझे वो भी आप बताइए। स्टेम सेल वो सेल हैं जो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल, टी सेल बन जाएगा। स्टेम सेल पूरा इंसान बन सकता है। जो आपका जाइगोट है, जब जाइगोट क्या होता है? धीरे धीरे। एक आदमी को औरत की शादी होती है, हाँ जी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जी। बच्चा पैदा होने की स्टार्टिंग होती है। हाँ। जो इनिशियल बच्चा फॉर्मेशन होती है, जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, वो कलेक्शन ऑफ स्टेम सेल्स होती है। स्टेम सेल एक लीनिएज है, रीजनरेटिव सेल है वो। जब आपकी पूरी बॉडी बनी है वो स्टार्ट स्टेम सेल से हुई थी। जब बच्चा माँ के पेट में है या जब बच्चा बाहर आ गया? नहीं, माँ के पेट से जब स्टार्टिंग है, जब बच्चा क्रिएट हो रहा है पेट के अंदर, तब वो स्टेम सेल्स बन रहे हैं। स्टेम सेल्स स्टार्टिंग पॉइंट है उसका। मतलब एक अगर बीज है तो उसी से वो बच्चा आ रहा है। हाँ, तो वो बीज है, स्टेम सेल बीज है। एग्जैक्टली। अच्छा, देखिए बात क्या है, स्टेम सेल थेरेपी की जो आप बात कर रहे हैं, काफी रिसर्च है इस पे। जैसे सपोज कोई चीज मर गई है, जैसे कहते हैं डायबिटीज में 90% पैनक्रियाज इवेंचुअली डैमेज हो जाता है। तो अब मुझे नए पैनक्रियाटिक सेल चाहिए। तो ऐसी स्टडीज चल रही हैं दुनिया में जो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाई हैं कि हम ऐसे स्टेम सेल्स पैनक्रियाज में डाल पाएं कि वो नए सेल बना दे। ये आएंगे कहाँ से स्टेम सेल? जेनेटिकली इंजीनियर्ड, यही तो रिसर्च है कि कैसे बनेंगे। एक्चुअली नेचुरल स्टेम सेल तो वो था ना जो हमारा बच्चा था। हाँ। अब क्या है कि स्टेम सेल्स रीजनरेटिव कैपेसिटी रखते हैं, रीजनरेटिव मेडिसिन का पार्ट है ये। एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं स्टेम सेल्स। वो पर अभी तक ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। पर काफी लोग तो बोलते हैं हमने लिया और हमें बड़ा फर्क पड़ा। वो क्या बोलते हैं फिर? कौन बोलता है? ये जो मतलब इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये काफी कुछ बिलियनियर्स एंड पीपल आर स्पेंडिंग मिलियंस। कुछ बेच रहे होंगे यार। इन्फ्लुएंसर का काम तो बेचना है ही ना, कुछ बेच रहे होंगे। बट नहीं, स्टडी हो रही है, रिसर्च हो रही है, कुछ तो दम होगा। इस्टेब्लिश नहीं है अभी तक, बट हो तो रहा है। नहीं, रिसर्च चल रही है, बिल्कुल चल रही है। बट स्टेम सेल जो बना था बच्चे से, वो मर नहीं जाता जब बच्चा बड़ा हो जाता है? नहीं, मतलब मर गया था, वो डिफरेंशिएट होता है ना, अनडिफरेंशिएटेड सेल है सर। तो वो बॉडी में रहता है? नहीं, आप समझिए मेरी बात को। एक डिफरेंशिएशन समझते हैं आप? डिवीजन 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 डिवीजन। जितना सेल डिवाइड होते जाता है ना, उतना अपने एंड के पास पहुंचते रहता है। अपने एंड के पास मतलब डेथ, सेल डेथ तो होती है ना। तो ये स्टेम सेल आपका स्किन टर्नओवर भी होता है। आप समझ नहीं रहे बात को। हम पैदा हुए, हाँ, हमारे कुछ सेल्स रास्ते में मर जाते हैं, कुछ सेल नहीं मरते, कुछ सेल चलते रहते हैं। स्टेम सेल एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है, उससे मल्टीपल लीनिएजेस निकलती हैं। समझ रहे हैं? हम चाहते हैं पर्टिकुलरली जो स्टेम सेल की बात होती है, वो जो रिसर्च है अगर आप पढ़ेंगे
वो डायबिटीज में सबसे ज्यादा है, कि हम ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्टेम सेल बना पाए कि पैनक्रियाज को रीजनरेट करा पाए। बना पाए का मतलब क्या है? कहाँ बनेंगे? लैब्स में जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके। ओके ओके, सोचा IVF सुना है आपने? IVF सुना है? सुना। वो क्या है? स्टेम सेल क्रिएशन ही तो है। बस उसमें माँ का अंडा और आदमी का स्पर्म लिया जाता है, इसमें सब कुछ इंजीनियर्ड है। बेसिकली लैब्स में ये एक सेल बनेगा और जिस बॉडी जहाँ भी ऑर्गन खराब हो रहा है, जैसे पैनक्रियास की आपने एग्जांपल दी, अगर वो 90% खराब हो चुका है तो ये स्टेम सेल अगर वहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे तो वो वहाँ पर रीजनरेट कर देगा और वो ऑर्गन ठीक हो जाएगा। यस, दैट्स द एम। Idea. ये एम है, ये एंड गेम है कि अगर ऐसा हमने कर दिया तो ये होगा असली बायो हैकिंग, जो सबसे बड़ा स्कैम बनाया हुआ जनता ने कि मैं बायो हैकर हूँ। बायो हैकर क्या है? स्कैम है, 100% स्कैमर है जो भी कह रहा है मैं बायो हैकर हूँ। साइंटिफिकली तो मतलब मेरे से डिस्कशन भी नहीं कर सकता वो। कैसे, क्या होता है बायो हैकिंग? क्या होता है? बायो हैकिंग नहीं बोलते कि मैं लॉन्गेटिविटी एक्सपर्ट हूँ, कि मैं बताऊंगा बहुत 100 लोग साल बोल- कैसे जियोगे। हाँ हाँ हाँ, ये ब्रायन जॉनसन बोल तो रहा है, आपने देखा उसको? मतलब इसका पूरी इसके बारे में तो मैं पढ़ रहा था, वो ही स्पेंडिंग अबाउट $2 million ईयरली, और वो कहता है दैट मैन स्पेंडिंग एवरीथिंग टू नॉट डाई स्पेंड्स $2 million ईयरली। दिन में 100 पिल्स लेता है, जीन थेरेपी कराता है, स्टेम सेल्स इंजेक्शन लेता है, रेड लाइट थेरेपी लेता है और ब्लड टेस्टिंग लेता है। ये कहता है कि मैं ऐसा कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। कर दे भाई, कर दे। मतलब देखो यार, ये सुनने में बोलने में बहुत अच्छा लगता है, सच नहीं है। नहीं हो सकता। अभी तो नहीं है, हो तो कुछ भी सकता है यार। हमने कहाँ सोचा था, आप जब बड़े हो रहे थे, मैंने तो फोन भी नहीं देखा था, मैंने तो पेजर का जमाना देखा है। तो जितना किसी भी इंसान ने सोचा था उससे ज्यादा हम 25 साल में ग्रो कर गए। तो नहीं हो सकता नहीं बोल सकता मैं, पर अभी इसका कोई सर पैर नहीं है। स्टेम सेल का, स्टेम सेल अभी कुछ स्टैब्लिश थेरेपी नहीं है, रेड लाइट थेरेपी, बायो हैकिंग कुछ भी स्टैब्लिश नहीं है। राइट। बायो हैकिंग को भी आप नहीं मानते। जो एक हार्वर्ड के साइंटिस्ट थे, डेविड सिंक्लेयर, वो बता रहे थे कि डेथ इनएविटेबल नहीं है, पर अगर हम मतलब इसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं बाय यूजिंग सप्लीमेंट्स लाइक NMN and NAD+. Do you think it's possible? सर अभी तक तो देखिए, मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। मैं ना इमोशनल बंदे से ज्यादा एक साइंटिफिक बंदा हूँ। आपको P वैल्यू लेस देन 0.05 से मल्टीपल मेटा एनालिसिस से कोई चीज स्टैब्लिश करके गाइडलाइंस में लाना पड़ेगा मेरे को, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के स्टूडेंट को कन्विंस करने के लिए। नहीं सर, मैं कन्विंस तो कर ही नहीं, मैं आप तो मुझे पूछ रहे हो, हार्वर्ड मानता के हूँ। साइंटिस्ट नहीं मानता, मेरे कहने का मतलब नहीं, हार्वर्ड का साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है, नहीं, तो ये सब रिसर्च का पार्ट है। देखो सर, अनआंसर्ड क्वेश्चंस है ना। हमने इतनी हेल्थ को आगे बढ़ा दिया कि हम मौत पे कब्जा चाहते हैं। राइट, सही है। इलॉन मस्क बोलता तो है, तो हम मौत पे कब्जा चाहते हैं, उस पे people- काम चल रहा है। अब कब्जा होगा कि नहीं होगा वो रब जानता है। आपने पढ़ा है लॉन्जेविटी कैसे? लोग कह रहे हैं कि मरेंगे नहीं, एज रिवर्सल कैसे पॉसिबल है? एज देखो, रिवर्सल आप मुझे बताइए एजिंग होती क्या है? अगर आप इतने सेलुलर मैकेनिज्म पे जा रहे हो, पहले तो यार यू आर एन अमेजिंग पॉडकास्टर। मतलब ये मुझे रिसर्च नहीं पता किसकी है, मतलब ऑनेस्टली, बट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर आस्किंग इज जेन्युइनली हम्बलिंग टू द कोर। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। अब मुझे बताओ एजिंग कैसे होती है? आप मुझे उस जर्नी ऑफ बेसिक साइंसेस में लेके जा रहे हो जो जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ। कैसे एजिंग मजा होती आ है? गया। कैसे एजिंग होती है बताओ। आप जो बातें कर रहे हो ना, उसका कोर बेसिस पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर मेरे को कोर बेसिस नहीं पता। अब मुझे देखो, बस मैं ये बता पता रहा हूँ, इंसान सेल- उम्र के साथ जी। सेल में ना डीएनए होता है। डीएनए के एंड पे एक फ्रैगमेंट होता है डीएनए का, इसका नाम होता है टीलोमियर। TELOMERE। ठीक है। इस टीलोमियर की लेंथ विद एजिंग कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। पर एक मैकेनिज्म होता है सेल के पास जिसे कहते हैं टीलोमरेज, TELOMERASE, जो इसकी लेंथ को लंबा रखती है, लंबा रखती है, लंबा रखती है, लंबा रखती है, लंबा रखती है। बट सेल के पास एक चेक पॉइंट होता है, इससे कम लेंथ होगी टीलोमियर की तो वो सिग्नल दे देगा बॉडी को कि इस सेल को मार दो। इस प्रोसेस को बोला जाता है एपोप्टोसिस, APOPTOSIS। एपोप्टोसिस नेचुरल डेथ ऑफ सेल का मैकेनिज्म है।
अब आपको इस सेल को अमर करना है। आपको पता है नेचुरली ये सेल अमर हो जाता है जब उसका टीलोमरेज इतना तेज हो जाता है कि वो उसकी टीलोमियर की लेंथ को छोटा होने नहीं देता। अब सेल के मरने के लिए टीलोमियर की लेंथ एक क्रिटिकल लेंथ से कम चाहिए, जिसको टीलोमरेज प्रिवेंट करता है। अब टीलोमरेज परपेचुअली एक्टिव हो गया और टीलोमियर की लेंथ कम नहीं हो रही, ये सेल अमर हो गया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? कैंसर। जो कैंसर सेल होता है वो नहीं मरता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब हमारी साइंस वहां जाना चाहती है जहां पे कैंसर की तरह हम अमर हो जाएं बट कैंसर ना हो, जैसे हमने वैक्सीन के साथ किया। अब वो क्वेश्चनेबल है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप जो सारी बातें कर रहे हो ये ऑन दैट जर्नी ऑफ रिसर्च है। तो जो एंटी एजिंग की बात हो रही है वो इसी सेल पे वो काम कर रहे हैं। यही काम है, जो बेसिस है वो यही है। एग्जैक्टली राइट। वो उस सेल के उस टीलोमियर की लेंथ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लेंथ मेंटेन हो जाए पर कैंसर ना हो। जो एक्चुअल टीलोमरेज एक्टिवेशन है नेचुरल, जो अगर हमारी रॉबिन्स टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी में आप जाओगे जहाँ की आप बात कर रहे हो, तो ये एजिंग का कॉन्सेप्ट है। और अगर एपोप्टोसिस जो नेचुरल सेल डेथ है, जैसे आपको पता होगा आप गोवा गए हो या किसी बीच डेस्टिनेशन पे टैन होके आते हो आप, पर वो टैनिंग चली जाती है क्योंकि साइकिलिंग है ना आपके सेल की। आपके स्किन के सेल्स भी डाई करते हैं, नए आते हैं। अब स्किन कैंसर भी हो सकता है किसी को कि मरे ही ना हो। तो जब वो टीलोमियर की लेंथ छोटी होती है तभी तो वो सिग्नल जाता है। तो ये मैकेनिज्म है उस चीज। बेसिकली वो एंटी एजिंग ये है कि वो जो टीलोमियर क्या बोलते हैं? टीलोमियर, यस, टीलोमियर। तो बेसिकली जो टीलोमियर है उसकी लेंथ को मेंटेन करके रखना है, यही एंटी एजिंग का पूरा दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटी एजिंग। यस। अभी तक कितना अचीव हुआ इनसे, मतलब साइंटिस्ट? सर इस्टेब्लिश्ड नहीं है, कितना अचीव हुआ है कोई नहीं बता सकता, इन्हीं को पता है। जो एक्चुअली हार्वर्ड के लोग, सिंक्लेयर साहब का आपने नाम लिया, एक ही बंदा है, क्योंकि मेरे को तो इनका नाम नहीं पता है, पर आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है तो आई गिव इन टू दैट। जो आप इनका नाम ले रहे हैं इनको पता होगा कहाँ तक पहुंचा है, बट ऐसा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं हुआ है कि मैं बोल दूं अभी ऐसा कुछ हो गया है। गॉट इट। अब मतलब मैं आपको ना, मतलब देखिए, अगर मैं सिंपल लाइफ की बात करूं और सिंपल लोगों की बात करूं, हमारे भारतीय लोगों की बात करूं, तो अगर आप अपनी सेहत चाहते हैं तो इन बायो हैकर और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें और इस पर पैसे ना खर्चें, अपना हार्ड अर्न पैसा ना खर्चें। राइट। पर्टिकुलरली उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो मेहनत करके मेरी तरह सुबह से लेकर रात तक 14 घंटा काम करके अपना फैमिली चला रहे हैं। उस पैसे को कहीं अपने फ्यूचर के लिए यूज़ कर लें, तो 2 म्यूचुअल फंड एक्स्ट्रा खरीद लें तो बेटर होगा रादर देन अब इस टाइम पे इस चीज़ में पढ़ने से। राइट। अब जैसे इनिशियली आप भी आईबीएस की बात कर रहे थे, मैं पढ़ रहा था कि 15% इंक्रीज हुआ है आईबीएस में विद लास्ट 5 years और मेजर रीजन इसका स्ट्रेस है। यस। तो व्हाट इज आईबीएस, इसका कॉज क्या है और आईबीएस के सिम्टम्स क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईबीएस एंड आईबीडी? आईबीएस का फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसको डायग्नोज करने के लिए आपको एब्डोमिनल पेन चाहिए जो 3 महीने से ज़्यादा लास्ट कर रही है, जो एक फॉर्म ऑफ कंप्लेंट के साथ एसोसिएटेड है, या तो कॉन्स्टिपेशन या डायरिया। 3 तरह का आईबीएस होता है। आईबीएस सी जो कॉन्स्टिपेशन प्रेडोमिनेंट है, आईबीएस डी जो डायरिया प्रेडोमिनेंट है, और आईबीएस एम की कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया। ये प्योरली एक मेंटल हेल्थ इशू है जो स्ट्रेस की वजह से आता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जिसमें होता मेंटल हेल्थ इशू है पर सिम्टम गट पे होता है। अगर आप गट के टेस्ट करें जो 4 मैंने आपको बताए थे, सी फॉर सीबीसी, सी फॉर कैलप्रोटेक्टिन, सी फॉर सीआरपी और सी फॉर सीलिएक सीरोलॉजी, ये चारों नेगेटिव होंगे। आप एंडोस्कोपी कराएंगे नॉर्मल आएगी, आप कोलोनोस्कोपी कराएंगे नॉर्मल आएगी। आप सो जाएंगे, हम पेशेंट से बहुत इंपॉर्टेंट ये सिम्टम पूछते हैं कि तू रात को सो जाता है तो तेरे को सिम्टम रहता है? वो कहता है नहीं रहता। तो हम उससे पूछते हैं कि तू सो रहा है तो तेरा दिमाग सो रहा है ना, तेरा पेट तो नहीं सो रहा। राइट। तो तेरे पेट के सिम्टम गायब कैसे हुए? यही मेरे 15 मिनट का काम होता है। तो मैं उससे पूछता हूँ तू इतना एंगेज्ड है मेरे साथ, इस टाइम पे तेरे को पेट दर्द हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन डायरिया आ रहा है? नहीं आ रहा। मैं अभी क्यों नहीं आ रहा? अभी तेरा दिमाग एंगेज्ड है।
तो अगली बार तू मेरे पास आएगा तो ये बात ध्यान रखिएगा कि तुझे सिम्टम कब आ रहे हैं, जब तू ओवरथिंक कर रहा है, खाली बैठा है, या जब तू पूरा बिजी है। तो अगली बार आके बताता है, उसमें मैं डायरी मेंटेन करने बोलता हूँ कि तू करके आएगा, किस टाइम पे आके आएगा। कहता नहीं सर मुझे समझ आ गया। तो मेरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है पेशेंट सर्विस में कि मैं पेशेंट को सेंसिटाइज कर पाऊँ। जैसे मैं आपको ये चीज़ समझा पा रहा हूँ इस टाइम पे, तो मेरे पास मुझे लगता है ऊपर वाले का दिया हुआ ये वरदान है कि मैं नॉर्मल भाषा में वो चीज़ एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स चीज समझा सकते हैं। एब्सोल्युटली। आपने तो टीलोमियर खोल दिया मेरे सामने आज। मैं तो मतलब आई एम एक्चुअली जेन्युइनली सुपर इम्प्रेस्ड। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। मतलब मैंने तो काफ़ी तगड़े पॉडकास्टर्स भी कर लिए, मतलब रणवीर अलाहाबादिया भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी नहीं पहुंचा बेचारा यहाँ तक। तो नथिंग अगेंस्ट हिम और नथिंग फॉर यू, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं, बट द काइंड ऑफ लेवल यू हैव गॉन टू एंड हूएवर दिस पर्सन इज हु हैज डन द कंटेंट रिसर्च, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। Thank you. So there's this person called Jiddu Krishnamurti. He says whenever you look at somebody, look with fresh eyes. And this fresh eyes is something that will always create the concern for the people who really wants to listen. So he always believed, it's a philosophical thing, will come. So जो मैं इंपॉर्टेंट चीज पे आना चाहता हूँ। तो IBS का मतलब है कि बीमारी कहीं ना कहीं गट ब्रेन एक्सिस में है पर गट में नहीं है। ये इंसान को समझना बहुत मुश्किल है। पर आपने गट इन्फ्लेमेशन के 4C वाले टेस्ट कराए जो आपके चैनल के थ्रू वो पता है, वो नेगेटिव आए। तो बहुत लोगों ने कमेंट्स में बोले मुझे समझ नहीं आया, अगर टेस्ट नेगेटिव है तो मुझे IBS कैसे है। तो ये उन्हीं कमेंट्स का रिप्लाई है जो आप कमेंट्स की बात कर रहे हो। देखोगे तो आपको मिल जाएंगे कमेंट्स। उन्हीं कमेंट्स से गट IBS का मतलब है कि आपको गट इन्फ्लेमेशन और गट डिजीज नहीं है, सिम्टम गट में है और यही आपकी परेशानी है। देखो कितने लोगों से हम पूछते हैं, इनको ना ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं। मरीजों को समझाने के लिए मैंने OCD ऑफ द गट बोला है इसको। उन्हें एक बात बता, तू पॉटी के बारे में सोचता रहता ना? तो सर अब बोल रहे हो तो लग रहा है। मैंने बात बता, सुबह फ्लश करने से पहले पॉटी ध्यान से देखता है? कहता हाँ मैं देखता हूँ। वो जो पिज्जा के ऊपर रेड चिली होती है, रेड चिली होती है, वो दिखती है? कहता हाँ सर कभी कभार राजमा भी आते हैं, कभी कभार प्याज भी आता है। तो मैं कहता हूँ भाई मत देखा कर। कितनी इंपॉर्टेंट बात थी। मत देखा कर, नॉर्मल नहीं है ये। कहता नहीं सर मैं तो फोटो भी खींचा के देखो। दैट्स लेवल ऑफ ऑब्सेशन। लोग घर से बाहर नहीं निकलते, ये पता नहीं कब पॉटी आ जाएगी। तो दीज आर एक्चुअली साइंस ऑफ, आप देखो अब क्या हुआ। हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे, आपने स्ट्रेस की बात करी। आपकी पॉटी जो आपकी पर्सनल लाइफ का पार्ट है, आपको सोशल इंटरेक्शन से बचा रहा है। बिग प्रॉब्लम, क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हो ना। आपको तो पॉटी आ जाएगी वो दिक्कत है। और ऑनेस्टली इनको इस थॉट प्रोसेस से निकालना एक्चुअली मुश्किल होता है, बट मैं वहां तक पहुंचा देता हूं कि सेंसिटाइज हो जाते हैं कि हाँ यार मैं तो यही सोचता रहता हूं। क्योंकि OCD आपको पता क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर 2 तरह के होता है, वॉशर्स एंड चेकर्स। ये लोग इतने ऑब्सेस हो जाते हैं कि किसी इंसान को लग रहा है मेरे हाथ गंदे हैं, वो हाथ धो रहा है, अब घर से बाहर जाना है, वो गेट तक पहुंच रहा है, वापस हाथ धोने आ रहा है। वो 2 घंटे से काम कर रहा है, उसे पता है कि उसके हाथ साफ हैं, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा। वो डॉक्टर के पास आके बोल रहा है कि मुझे पता है मैं गलत हूं पर मैं रोक नहीं पा रहा। फिर दूसरा होता है चेकर। बार बार आप और मैं निकले घर से साथ में कि चले घूम के आते हैं, ताला लगा दिया। आपने देखा है, मैंने ताला लगाया, आपने देखा, चेक भी कर लिया है। गाड़ी में बैठे मैं आपसे बोल रहा हूँ यार ताला लगाया था, अरे भाई लगा दिया, मैं चेक कर रहा हूँ। जा चेक करा, मैं चेक करने जा रहा हूँ। अब मैं वापस आया, मैं बोलूँ राघव मैंने ताला लगाया था। कहता भाई तू पागल है, 2 बार चेक कर लिया। कहता नहीं मैं दोबारा चेक करने जाऊंगा। 2 घंटे से मैं कर रहा हूँ, आपने अपने बाल निकाल लिए। तो कह रहा है भाई तू उतर, मैं ही चले जाता हूँ। ये OCD है इन दी एक्चुअल सेंस, और इन पेशेंट्स को होता है। इन पेशेंट्स को पता है कि ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे। मेरा काम IBS वाले पेशेंट्स को टेस्ट करके, ये मिनिमल जो 4 टेस्ट मैंने आपको बताया वो बहुत ही सिंपल है। 3 ब्लड से होता है, 1 पॉटी से होता है। वहां तक पहुंच के, और अभी भी कोई रेड फ्लैग है, एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी एप्रोप्रिएट पेशेंट में करके IBS डायग्नोज करने के लिए ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेजर रेड फ्लैग नहीं होना चाहिए जो 15 मिनट में पूछ लेता हूं उनसे। एक तो ये बहुत टाइम से परेशान होते हैं लोग, इनकी 2-3-4 महीने की बात नहीं होती, सालों की बात होती है। तो हमें मेडिकल ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि अगर आपको मेजर बीमारी होती, सपोज पेट का कैंसर होता, तो आप 6 साल से परेशान नहीं होते ना।
वो तो 6 महीने मार देगा, आपको नहीं पकड़ा जाएगा तो लॉन्ग स्टैंडिंग सिम्टम्स होंगे। अगर रीसेंट ऑनसेट है तो भाई मेरे लिए वो रेड फ्लैग है। तो ये मेरा काम है, मैं नहीं मिस कर सकता। अब मैं पेशेंट को बाद में नहीं बोल सकता नहीं यार तेरे को तो पेट का कैंसर था, तूने ब्लोटिंग बोला, मैंने IBS सोच लिया। मेरे को अलाउ नहीं करता कोर्ट। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ जो दिल्ली मेडिकल काउंसिल में लीगली स्टैंड करता हूँ, राइट। तो मुझे ये चीज़ बहुत ध्यान से पूछनी है कि क्या है एज एट ऑनसेट। कोई भी सिम्टम 40-45 के बाद पर्टिकुलर 50s क्रॉस करता है वो रेड फ्लैग है, आपको इन्वेस्टिगेट करना ही है, आप उसे IBS नहीं बोल सकते। कोलॉन कैंसर भी ऐसे आ सकता है, आप तो नाम दे दिया ना आपने IBS, कोलॉन कैंसर हो सकता है आपको, आपके सिम्टम सेम है, ठीक है। तीसरा अनइंटेंशनल वेट लॉस, मोर देन 5% बॉडी वेट लॉस इन द लास्ट 6 months विदाउट एन एफर्ट। फैमिली बता देगी कपड़े ढीले हुए हैं, राइट, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। चौथा भाई पापा में, मम्मी में, सगे भाई में, सगी बहन में कोई कैंसर, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कोई कैंसर, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इन पेशेंट्स को डायरिया कॉन्स्टिपेशन होता है, रिकरेंट वॉमिटिंग नहीं होती, वॉमिटिंग हो रही है, रेड फ्लैग है। आपने पेशेंट को देखा कोई लिम्फ नोड पैल्पेबल है कहीं पे एग्जामिनेशन पे, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो ये सब रेड फ्लैग हैं जो, और सोते हुए सिम्टम गायब होने चाहिए। अगर कोई पेशेंट रात को उठ के 3 बजे इमरजेंसी जा रहा है किसी सिम्टम के लिए, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। कोई भी इंसान रात को उठ के इमरजेंसी नहीं जाता ऐसे, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो ये 6-7 पॉइंट हो गए। अगर किसी के हैं तो मैं IBS नहीं सोच रहा हूँ। अब मैं इतनी देर बात करके पेशेंट से समझ गया हूँ कि मुझे IBS लग रहा है, पर मेरी जॉब है इसे कंफर्म करना विद मिनिमल इन्वेस्टिगेशन, CBC, कैलप्रोटेक्टिन, CRP, सीलिएक सेरोलॉजी। गॉट इट। बेसिकली आइडियली जो बात है कि ये मेंटल प्रॉब्लम है। मेंटल प्रॉब्लम जब बढ़ जाती है तो क्योंकि द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द गट, तो वो जो गट के इश्यूज हैं जैसे आपने बताया इनिशियली, सेरोटोनिन, और जो जैसे डायरिया आपने एग्जांपल दिया और कॉन्स्टिपेशन दिया, तो ये प्रैक्टिकली होने लगता है जब मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है। क्या हम ब्रेन और गट के कनेक्शन को कैसे समझ सकते हैं ब्रीफली? कोई बहुत बड़ी आपकी मीटिंग थी, अगले दिन आपके पेट दर्द शुरू हो गया, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, कि जब भी कोई बड़ा काम होता है ना लाइफ में, यार मैं पॉटी में बैठा रहता हूँ। इसका मतलब हार्मोन मेरे गट में प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो वहां पर इम्बैलेंस है, एक तरह का इम्बैलेंस हो जाता है, सेरोटोनिन इम्बैलेंस है। मैं एक और चीज समझा देता हूँ आपको, जेट लैग का नाम सुना? क्यों होता है वो? आवर्स मिसमैच। हाँ, क्यों होता है वो? कुछ इन्फ्लुएंसर्स कोई चीज भी बेचते हैं सोने के लिए। क्या बेचते हैं? आप तो सोशल मीडिया के बंदे हो, आप तो अपडेट होने चाहिए। कुछ सोने के लिए बेचते हैं, मेरा ये वाला कोड यूज करना, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मैं ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करता। मैं आपको फॉलो करता हूँ। मेलाटोनिन लोग सोने के लिए लेते हैं। मेलाटोनिन कहाँ से बनता है? सेरोटोनिन से, गट में जो बन रहा है। तो आप सुबह उठते हैं तो आइडियली आप अवेक होते हैं, हैप्पी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, सेरोटोनिन मैक्सिमम होता है। रात को जाते जाते वो मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है, आपको नींद आती है। मेलाटोनिन आपकी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, डायurnal पैटर्न है। अब आज हम अभी बैठे हैं 2 बज रहे हैं, पर कहीं तो रात के 2 भी बज रहे हैं। तो अगर आप वहां पहुंच जाओ तो आपकी बॉडी को कुछ टाइम लगेगा अडेप्ट होने में। इसे जेट लैग बोलते हैं। ये भी सेरोटोनिन मेलाटोनिन का कॉन्सेप्ट है। तो सेरोटोनिन स्लीप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, एनर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, मूड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, एंग्जाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, डिप्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये सब सेरोटोनिन का गेम है। जो एंटी डिप्रेशंस यूज होते हैं वो सेरोटोनिन ही तो बढ़ाते हैं, ऐसे सारा ही बोलते हैं हमारी भाषा में। तो ये गेम वहीं का है। क्योंकि क्योंकि मल्टीपल गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा, तो मैं शुरुआत से काफ़ी तगड़ा किताबी कीड़ा रहा था। वही जो आपने फैमिली की बात पूछी कि क्यों डॉक्टर बना था, तो मेरे साथ कुछ लोग थे जो मेरे दोस्त थे, उनके पेरेंट्स काफ़ी वेल टू डू थे और उनके हॉस्पिटल थे। वो मुझसे मजे भी लेते थे कि यार इतनी पढ़ाई करके अच्छे डॉक्टर नहीं बनते। मैंने कहा मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तो वो मुझे आज तक याद है, वो जो बेसिक साइंसेस की बात है ना, वो मैंने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ तक कि मैं आपको समझा सकता हूँ जेट लैग क्या होता है, सेरोटोनिन क्या होता है, गट से कैसे रिलेटेड है। तो आप IBS के पेशेंट से पूछना, सर उसको सोने में भी 2 घंटे लगते हैं, नींद नहीं आती, क्योंकि सेरोटोनिन इम्बैलेंस है तो मेलाटोनिन भी कम बन रहा है। और जिस मिनट इसकी नींद बेटर होने लगती है, इसका कॉन्स्टिपेशन बेटर होने लगता है।
इसका डायरिया बेटर होने लगता है, इसकी परफॉर्मेंस बेटर होने लगती है, इसके इंटरपर्सनल रिलेशन बेटर होने लगते हैं, क्योंकि स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ गट हेल्थ, क्योंकि सेरोटोनिन मेलाटोनिन गट से आ रहा है। तो इजी है किसी इन्फ्लुएंसर के लिए बोलना कि 6 से 8 घंटे सो, बट मैं आपको उसका बायोकेमिकल कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ कि एक्चुअली सेल के लेवल पे क्या हो रहा है। हम अब अगर हम प्रैक्टिकली जानना चाहें, जैसे कि सेरोटोनिन में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे आपने बताया नींद का भी, बिकॉज हमने रिसेंटली एक स्लीप एक्सपर्ट के साथ भी पॉडकास्ट किया, तब मुझे भी पता चला व्हाट इज व्हाई स्लीप इज सो इम्पोर्टेंट। तो अगर इस वक्त किसी को इस तरह से, जैसे आपने बताया जिसकी पुअर स्लीप है, कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो अगर सेरोटोनिन अगर खराब है और इस तरह से इश्यूज जो कर रहा है, क्या वो कर सकता है? व्हाट इज द क्योर जिससे कि वो ठीक हो जाए? और जैसे आपने बताया कि कल अगर कोई नेचुरल सेरोटोनिन बूस्टिंग मेथड्स, एक्सरसाइज। आपने ये चीज सुनी है कि जब सीजन चेंज होता है तो मूड स्विंग ज्यादा होते हैं, सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, इसका नेचुरल ट्रीटमेंट एक्सरसाइज है। डिप्रेशन का प्रूवन एक्सरसाइज, प्रूवन ट्रीटमेंट एक्सरसाइज, आईबीएस का प्रूवन ट्रीटमेंट एक्सरसाइज। नेचुरल गट क्लियरिंग में जो 3 कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं नेचुरल गट क्लियरिंग के, उसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर 3 चीजें बताऊं जिससे गट नेचुरली क्लियर होती है, सबसे पहला फाइबर, 25 से 30 ग्राम फीमेल में, 30 से 40 ग्राम मेल में। फाइबर कैसे आपका गट क्लियर करता है? पानी खींच के। तो आपको क्या चाहिए? एडिक्वेट पानी, 3 लीटर पानी, और उसके साथ अगर एक कोकोनट वाटर ऐड कर दीजिए आप, तो बहुत गजब है। और तीसरा एक्सरसाइज, 180 to 240 मिनट्स, 3 से 4 घंटा एक्सरसाइज पर वीक, मिक्सचर ऑफ एरोबिक एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। एरोबिक में क्या आ गया? ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, आप बूढ़े हो रहे हैं, जिम नहीं जा सकते, मैं जिम जाने को बोल नहीं रहा, पुशअप्स मारिए, 3 मार लेंगे, 1 महीने बाद 10 मार लेंगे, बहुत अच्छे हैं। दंड बैठक, स्क्वाट्स, नेचुरल बॉडी वेट, सिटअप्स, पुलअप्स जो बाहर बार लगी है उस पे, ये आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ये सब आपकी कॉन्स्टिपेशन में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, स्लीप डिसऑर्डर में, सब में काम करेगी। आईबीडी क्या है? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। तो पहले आई, बी और एस और डी को अलग कर लेते हैं। एक है इरिटेबल, एक है इन्फ्लेमेटरी। इरिटेबल इन्फ्लेमेटरी नहीं है। बावल सेम है बी, एक सिंड्रोम है जो कलेक्शन है चीजों का, एक डिजीज है। आईबीएस और आईबीडी में फर्क हम बताएं। तो इन्फ्लेमेशन होता है आईबीडी में, ठीक है। आईबीडी 2 तरह का होता है। हाँ, आईबीडी 2 तरह का होता है, क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। दोनों की प्रेजेंटेशन अलग होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जनरली 3rd और 4th डेकेड की बीमारी है, 20 से 40 साल की, मेल इक्वल टू फीमेल, और उसमें ब्लड मिक्स स्टूल आता है। बहुत सारे लोग मिस हो जाते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस आईबीडी में, क्योंकि उनको लगता है पाइल्स है, और अपने जनरल फिजिशियन को दिखाते रहते हैं, और उस जनरल फिजिशियन उन्हें बोलता है कि पाइल्स है। साहब मेरे को ना सिंपल से 2 चीजें बता दें। जिसको आईबीएस है, उसको आईबीएस है, उसे कोई ब्लड नहीं होगा स्टूल में, उसको प्रॉब्लम क्या उसे पेट में दर्द या कॉन्स्टिपेशन या डायरिया। ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम है आईबीएस वाले को। और आईबीडी वाले को ब्लड आ रहा है स्टूल्स में, स्टूल में ब्लड आ रहा है, ये आईबीडी है, राइट। अब जिसको आईबीडी है उसको क्या करना चाहिए? गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना है अपने हर हालत में। आईबीडी ऑटोइम्यून बीमारी है, लाइफ लॉन्ग बीमारी है। लाइफ लॉन्ग बीमारी। और ये होता क्यों है? ऑटोइम्यून है, आपकी इम्यूनिटी, आपके इम्यून डिसरेगुलेशन है। मतलब वो जो बैक्टीरिया वो हार गया? नहीं सर, चलो मैं इम्यूनिटी का एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। इम्यूनिटी का पंगा क्या है, इम्यूनिटी का फंडा क्या है? इम्यूनिटी का फंडा मैं आपको बताता हूँ क्या है। अच्छा, वो आपने सवाल दोबारा पूछ लिया। बेसिकली हम ना इंडियन बॉर्डर पे खड़े हैं, आप और मैं, हम आर्मी के बंदे हैं, ठीक है। हमें एक बंदा बैठा हुआ मिला वहाँ पे, जो ऐसे ही बैठा हुआ है। हमने पूछा तू कौन है? कहता मैं इंडियन ही हूँ, मैं घूमने आया था। तो इंडियन होने के क्या मार्कर हो सकते हैं उसके पास? आधार कार्ड, पासपोर्ट। उसने दिखाया तो वो इंडिया का था, उन्हें बोला यहाँ मत बैठ, डेंजरस है, घर जा, ठीक है। पाकिस्तान का निकला तो या तो आपने उसे गोली मार दी या वार्निंग देके भेज दिया, दोबारा मत नजर आइए। अब मुझे नहीं पता था कि आप पाकिस्तानी एजेंट हो, और आपने उसके साथ मिलके मुझे मार दिया, मैं तो इंडियन था। तो अब इस पूरी कहानी में
जो इम्यूनिटी है वो आर्मी है, वो एक सेल को देखती है और डिसाइड करती है कि मेरा है या बाहर का है। बाहर का है तो मार देती है, अंदर का है तो छोड़ देती है। इम्यूनिटी के पास ऐसे मार्कर हैं सेल पे जो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मेरी बॉडी का है कि नहीं है। ऐसी ही कुछ डिसरेगुलेशन है जिसमें इम्यूनिटी अपने ऑर्गन को मारने लग जाती है। अगर वो थायराइड को मारती है तो हाशिमोटोस थायराइडाइटिस हो जाता है, जो बहुत कॉमन है इंडिया में, थायराइड की गोली चलती है। अगर वो लंग्स में मारती है तो ऑटोइम्यून लंग की बीमारी हो जाती है। अगर वो लिवर में मारती है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो जाता है। अगर वो बड़ी आंत को मारती है तो आईबीडी हो जाता है। अगर वो स्किन में मारती है तो सोरियासिस हो जाता है। तो ये इम्यून डिसरेगुलेशन है ऑटोइम्यून बीमारियों की। और क्योंकि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन वहां तक पहुंच गई है कि वो आपको मुंह पे बोलेगी कि इन बीमारियों का क्योर नहीं है, इसीलिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या इन्फ्लुएंसर इस चीज का क्योर दे पाते हैं, क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि इन चीजों का क्योर नहीं है, दे कैन बी मैनेज्ड। अब अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस प्रूवन है तो आप ये नहीं कह सकते मैं ठीक हो गया आयुर्वेद लेके। अब ये नहीं कह सकते इन्फ्लुएंसर ने मुझे चूरन दिया इस कोड के साथ तो मैं ठीक हो गया, ये नहीं हो सकता। ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, चाहे बोलो बायो हैकर ने दे दिया था मेरे को। गॉट इट। बट स्टेम सेल इसको ठीक कर सकता है अगर कभी ये चीज एस्टैब्लिश हो गई। राइट, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। यस। जैसे स्टूल में ब्लड आता है, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो क्या पूप के अलग अलग कलर से पता चलता है कि किसी को गट इशू है कोई? बिल्कुल, 3 रेड फ्लैग बता देता हूँ मैं ओवरऑल पूप के, जो आपको देख के डॉक्टर से मिलना चाहिए। 3 बार से ज्यादा बिल्कुल वाटरी स्टूल आ रहा है आपको, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्टूल में ब्लड आ रहा है मिक्स्ड या अलग से ब्लड आ रहा है। और 3, आपके और मेरे बाल जैसे काला स्टूल है बिना आयरन सप्लीमेंट लिए। अगर आप आयरन सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं तो स्टूल वैसे भी काला हो सकता है। तो 3 बार से ज्यादा बिल्कुल लूज स्टूल, किसी भी तरह का ब्लड जो आपके लैट्रिन के रास्ते आ रहा है, और तीसरा काले स्टूल बिना आयरन सप्लीमेंट लिए। और क्योंकि आप पूप की इतनी बात कर रहे हैं, आपको पता है लिवर ट्रांसप्लांट होता है, ऐसे पूप ट्रांसप्लांट होता है, पता है? मुझे तो पूप ट्रांसप्लांट, मुझे तो ये याद है जब पुतिन गया था तो उसका वो आकर वो पूप उनका लेकर जा रहा था कि वो उनका कोई बीमारी ना पता कर ले, ट्रांसप्लांट कर। सो ये साइंस है इस्टेब्लिश्ड, जो आपकी पूरी तरह से गट माइक्रोबायोम पे बेस्ड है। पूरी तरह से गट माइक्रोबायोम पे बेस्ड है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें गट माइक्रोबायोम इतना खराब हो जाता है कि अगर किसी हेल्दी बंदे के स्टूल ट्रांसप्लांट कर दिए जाएं उस इंसान में, तो उसकी बीमारी ठीक हो सकती है जल्दी। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट। हुआ है आपके? यस, अल्सरेटिव कोलाइटिस में इट इज डेफिनेटली हेल्पफुल। आपने किया है इसका? हाँ जी। कैसा था, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी? हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस में किया है। एक क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल डायरिया था, जो एक काफी रेयर सिंपल बताओ क्या होता है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस? अल्सरेटिव कोलाइटिस आईबीडी है ना। अच्छा, ये ब्लड इन स्टूल, आईबीडी में पूप ट्रांसप्लांट का रोल है। अच्छा, तो आप हेल्दी पर्सन का पूप उसके अंदर डाल देते हो? हाँ, काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला है, मतलब बहुत सारे टेस्ट होते हैं देने वाले पे। ओके। ये 3 महीने एंटीबायोटिक कोई नहीं लिया होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, मेंटली हेल्दी होना चाहिए। तो इससे बेसिकली जो आप बोल रहे हो माइक्रोबायोम है वो ठीक हो जाता है, ऐसा? यस, ठीक होने का मतलब नॉर्मल चांसेस बन, यस, बढ़ते हैं। एक अब जैसे हमने स्टूल और कॉन्स्टिपेशन की बात की, डॉक्टर आई एम सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन सिंस लास्ट 7 months। उससे पहले मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, मेरा सिस्टम सब सही था। आई यूज्ड टू हैव पॉटी इन द मॉर्निंग एट 1 go, बट व्हाई दिस प्रॉब्लम एकदम से क्यों आ गई मुझे नहीं पता। नहीं तो इसको तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा ना, कैलप्रोटेक्टिन कितना है, गट इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है। सबसे पहला सवाल तो वही है बॉस। जब भी कोई पेशेंट गट सिम्टम्स के साथ आए, उसे गट इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है, पहले हिस्ट्री में ढूंढो, फिर उन 4C वाले टेस्ट से ढूंढो। ओके। अगर मिल गई तो IBS-C नहीं है, नहीं है तो IBS-C का चांस है। राइट। देखिए दूसरी चीज अब ना लोग डरते हैं टेस्ट कराने से, मतलब जैसे आएंगे जाएंगे, नहीं तो डरते। घर पे कोई सिग्नल हो सकता है? नहीं डरते पेशेंट, मैं आपको बता रहा हूँ। आज के टाइम पे पेशेंट बहुत क्यूरियस है, बल्कि मेरे को आपकी तरह लगता था। अभी आपकी वो रिया, उसने मुझे बोला कि आपकी वीडियोस पे तो एंगेजमेंट की ना, मतलब मैं फैन हूँ, मैंने ऐसा चैनल नहीं देखा। मैंने कहा क्या होती है एंगेजमेंट? कहती कमेंट्स, और उस पर रिप्लाई भी होता है, कुछ पे होता है कुछ पे नहीं होता, पर कितने कमेंट होते हैं। मैंने कहा मेरी तो एंगेजमेंट होती है, मैं पेशेंट से पूछता हूँ कैसे हो गया, तो यूट्यूब से आया। और जो ये यूट्यूब वाले पेशेंट हैं, दे आर द मोस्ट क्यूरियस, वो तो सारे टेस्ट कराना चाहते हैं। राइट। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है, बट जो ये लोग हैं और वो इतने टाइम से परेशान है ना,
कि उनको समझ भी कोई नहीं रहा। गट के कुछ मैंने कुछ वर्ड पढ़ा था कि क्या गट के कोई सेंसर्स होते हैं, गट सेंसर्स? सेंसर्स मतलब सेंसेशन तो होगी ना, तभी तो आपको पॉटी फील होती है। वो सेंसेशन ही तो है। त्रिफला खाने से क्या होता है? स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है। मतलब दो तरह के लैक्सेटिव होते हैं, एक ऑस्मोटिक और एक स्टिमुलेंट। मतलब आप लठ मार रहे हो गधे को या घोड़े को, तो त्रिफला में सेना होता है बेसिकली, जो एक आयुर्वेदिक कंपाउंड है जो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, इंटेस्टाइन को ऐसे से स्टिमुलेट करता है चलने के लिए। एक ईसबगोल है या लैक्टुलोज है जो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है, जो पानी खींचता है, राइट, स्टूल सॉफ्ट करने के लिए। राइट। जैसे मेजॉरिटी अगर मैं बात करूं, मतलब डायग्नोस तो करना पड़ेगा, अगर मेजॉरिटी मैं पूछूं तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है ज्यादातर इंडियंस में? IBS है, काफी कॉमन है। लो फाइबर है, लाइफस्टाइल इशू है। खाना अच्छे से नहीं खाते। फाइबर ही फाइबर और वाटर इनटेक ही पूरा नहीं होता। 70% इंडियंस फाइबर डेफिशिएंट है, और ये वो कंट्री है जो फाइबर से भरी हुई थी। और कॉन्स्टिपेशन का आपको एक और चीज बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट। बताओ। लोटा लेके खेत में जाके पॉटी करने से वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट तक जो जर्नी है, उसमें आप इंडियन स्टाइल बैठना ही तो लूज कर गए। और वो उससे बेटर क्यों था? क्योंकि आपकी जो इंटेस्टाइन का रेक्टोसिग्मोइड एंगल है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और कोलॉन, लार्ज इंटेस्टाइन के 5 पार्ट होते हैं, सिग्मोइड कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन, सीकम। तो रेक्टम के नीचे एनल कैनाल पॉटी निकलती है, रेक्टम और सिग्मोइड ऐसे होता है, रेक्टोसिग्मोइड एंगल। स्क्वाटिंग में सीधा हो जाता है, तो जोर कम लगाना पड़ता है। तो हम बोलते हैं अपने लोगों को कि आप अगर वेस्टर्न टॉयलेट में हैं तो अपने पैर के नीचे स्टूल रख के एलिवेट करिए अपनी लेग्स को, सेमी स्क्वाटिंग हो जाएगा ना ऐसे। तो इट हेल्प्स, इट डेफिनेटली हेल्प्स। तो फाइबर इनटेक तब से कम भी तो हुआ है। कितना प्रोसेस्ड फूड, कितने फूड डिलीवरी ऐप्स, कितने बर्गर्स, कितने पिज्जाज, आज का जेनजी तो कितना दबा के खाता है। संदीप भूसल, हेलो सर, मैं एक मेडिकल ऑफिसर हूँ नेपाल से, और मेरी 24 घंटे की शिफ्ट होती है मोस्टली, और ये मेरे गट हेल्थ को बहुत डैमेज कर रहा है। कांट बैलेंस ऑल दीज थिंग्स। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं कैसे मैनेज करूँ? यार सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, लाइफस्टाइल इशू है कि बीमारी है, वहीं पे आ जाते हैं ना। आपका जो क्वेश्चन है, आप समझ रहे हो मेरा एल्गोरिथम कैसे चलता है? लाइफस्टाइल है कि आपकी कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है और बीमारी हाँ, कोई चलती बीमारी आ रही है, कोई आपको अंदर कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई गट इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। वो कैसे पता लगेगा मेरे को? पहले आपकी हिस्ट्री लेके और फिर आपके 4 सीकर आगे। जो जिसकी ऐसी टफ आपको जॉब दूसरी कर बात रहा है। बताता हूँ, कितने लोग हैं मेरे पास जो 4C वाले टेस्ट करा के आते हैं। अच्छा, अब सुन लिया तो पहली सर ये नेगेटिव पॉजिटिव कि आपने तो पहले यही कराना था ना फर्स्ट को में, तो हम पहला टाइम बचा लिया, कंसल्टेशन बच जाएगी। हाँ। पर जिसकी लाइफस्टाइल, मतलब अब बिकॉज स्ट्रेस बढ़ ही रहा है, कैसे कंट्रोल कर सकते? एक और बात है ना, कितना परेशान है हमारी जनता, ये भी तो सोचो। मतलब मेरे को चैनल बना के रियलाइज हुआ, मेरा चैनल देख के आपको रियलाइज हुआ कितना परेशान है जनता। सर आप मानोगे नहीं, ऑनेस्टली बताऊं, हम ना डॉक्टर्स, हम अभी होस्ट नहीं करते थे। पहले हमने होस्ट किया, कुछ ऐसे सेक्स डॉक्टर्स थे, तो थोड़ा मैं ऑकवर्ड फील करता था। मैं सोचा सेक्स के बारे में कोई घर वालों ने क्या करनी थी, सेक्स की बातें कर रहा थी बेटा। मतलब बात घर वालों की नहीं है, मुझे थोड़ा खुद पर्सनली ऑकवर्ड लगता था सेक्स के बारे में पूछने के लिए ऐसा। बट आई वॉज शॉक्ड जब मैंने देखा हमारा भी जो हमने 6 महीने पहले पॉडकास्ट डाला, इट इज़ एट 3 मिलियन व्यूज़। मैं उसके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ यार इतना। उसके बाद हमने 2 पॉडकास्ट किए हैं, दोनों एपिसोड आर एट 1 मिलियन। मुझे समझ आया यार इतनी बर्निंग प्रॉब्लम है। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट फॉर व्हाट सेक। लोगों को जो इशू, अच्छा हम पूरी दुनिया के बारे में बात कर सकते हैं, तो जिसको जो इशू है उसको वही जानना है ना। सो तब हमने फिर माई टीम डिसाइडेड, मैंने बोला कि अब से वी विल कवर ऑल द मेजर इश्यूज जो भी लोगों को। अभी रिसेंटली जैसे स्लीप डॉक्टर को भी हमने कवर किया, एंड अब जैसे हम गट को भी कर रहे हैं। अब मुझे समझ आया कि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इट इज़ नॉट दैट कि ये ईजी चीज़ है और यू कैन जस्ट पास ऑफ, और किसी के साथ भी नहीं कर सकते। सो आई एम ग्लैड दैट वी आर डूइंग दिस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इट वाज अ प्लेजर टू होस्ट यू। आप पक्का गोल्ड मेडलिस्ट हो, कन्फर्म। मैं बहुत मज़ा आया, इट वाज फन। टाइम का पता नहीं चला, और जब टाइम का पता ना चले इसका मतलब कॉन्वर्सेशन अच्छी हुई है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना समय निकाल के आए, वो प्लेजर थैंक यू सो मच, बीइंग विद यू। थैंक यू सो मच। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।